है ना। अपन इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 देख रहे थे, तो ये लास्ट में अपन देखा था फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखो फसल बीमा वाला जो है ना, ये प्रीमियम रेट्स वाला क्वेश्चन ये पुराना हो चुका है सेगमेंट पूरा ही। अब जैसे जो नया आ रहा है ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो इस पर ध्यान रखो ये क्या है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अब देखो ये कैसे काम आता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की 70% जनसंख्या रहती है गाँव में, ठीक है ना। और गाँव में जो है 67% जो एग्रीकल्चर है भाई, ये तो है जो रूरल पॉपुलेशन है, ये अपना एग्रीकल्चर जो मानसून पे डिपेंडेंट है। और मानसून क्या है, मानसून खफा रहता है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब ये शकल कैसे बदले, है ना, भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा इस बागवानी मिशन, है ना। वो एग्रीकल्चर के जो सब सेक्टर्स है ना, उस पर अपन काम करना है उनको अपने को। तो जैसे एग्रीकल्चर में एक अपन देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर, फिर आगे जैसे आएगा वो एनिमल हस्बेंड्री है, फिर अपन जैसे देखते हैं फॉरेस्ट्री, तो उन सब पे अपन को अब इस दिशा में देखना है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसानों की आय को दुगनी करना है ना। तो दुगनी कैसे होगी, ये ऐसे होगी। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे फल हो गए, फल फूल मसाला, ठीक है ना। फिर इसको समय समय पे जैसे जो अपन ने आर्थिक पढ़ा है दर्पण का, उसमें ये हर महीने आता था। तो जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ी हुई है, हर महीने अपन ने थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन किया, वो इकोनॉमी को देख देख के इसको वापस हमको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर इसमें जैसे एक मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं, ठीक। वो मेडिसिनल प्लांट्स जैसे घटक मैंने बताया जो अपने दिए गए थे, गिलोय, सुगंधा, तुलसी और कालमेघ, यूं 33 में से 24 जिलों के अंदर ये लागू है। अब ये जिलों वाली जैसे जो कहानी है, तो आज की तारीख में अब जैसे 41 रह गए, अभी इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इन 33 में से जैसे जो पुराने जिले हैं ना, वैसे आप तो उन्हीं को याद रखो, समझ रहे हो। जैसे जो आपने 33 बताए थे, फिर उनमें जैसे जो नए अस्तित्व में रह गए उनको एड ऑन करते जाओ। 9 जिले जो नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें आप जैसे देख रहे हो बीकानेर, हनुमानगढ़, ठीक, मतलब ये हनुमानगढ़ तो अपन जैसे देखेंगे IGNP सर मेन होते हुए भी इसमें नहीं है। तो फिर इनके अंदर क्या है वो अपन आगे देखेंगे इनके अंदर क्या है। चूरू सीकर, मतलब ये तो पूरा आपने सिक्योरिटी बेल्ट ही हो गया। हनुमानगढ़ मतलब इतना है, चूरू सीकर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद, मोटा मोटा एक इस पर नजर रखो, ठीक है ना। बागवानी मिशन यहाँ पे लागू नहीं है, ठीक। अब जैसे क्यों नहीं है, जैसे आप जैसे देखोगे तो बीकानेर हनुमानगढ़ बेल्ट जैसे जो है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जैसे वीट कॉटन ये कल्टीवेशन होता है बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है। चूरू सीकर कंपेरेटिवली ड्राई है, ठीक। अपने धौलपुर दौसा इधर जैसे देखेंगे तो इरिगेशन फैसिलिटी अभी कंपेरेटिवली इतनी नहीं है, ठीक है ना, मतलब सिंचाई सुविधा। ये तो अभी अपन जैसे आ रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इधर वाला ये डेवलप तो ये किससे हो रहा है, अपने जो ERCP जैसे जो उससे है, MKP मॉडिफाइड काली सिंध पार्वती चंबल, है ना, उससे। प्रतापगढ़, राजसमंद रेतीली मिट्टी होने के कारण यूं, तो वहाँ ये नहीं है। तो भाई अब 24 याद करने से बढ़िया जिनमें 9 जिनमें नहीं है वो याद कर लें, तो ये अपने आप याद हो जाएगी अपने को, ये चीज़ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नवाचार। जब अपन मेन में जैसे इसको लिखें राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है, तो उसमें ये कैसे, जैसे मैं बता रहा था अभी, मैंने बताया था कि भाई दुगनी करनी किसानों की है 2022 तक, फिर उसको और आगे एक्सटेंड किया है, फिर अब 2047 तक लेके जा रहे हैं, कैसे भारत की कृषि की तस्वीर बदलेगी। तो वो इसमें देखो ग्रीन हाउस से क्या, ये जो अपना जिसको जैसे तो ग्रीन हाउस क्या है, जैसे अपन एक तो ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, और एक ग्रीन हाउस यहाँ है। तो ये ग्रीन हाउस क्या है, ये ग्रीन हाउस ये है कि जैसे अपन जैसे देखते हैं अभी सर्दी जैसे चल रही है, ठीक है। अपन जैसे अमूमन जैसे खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे वाटरमेलन है, ठीक है, जिसको अपन मतीरा बोलते हैं, तो वो अमूमन होता है गर्मियों के अंदर। अब सर्दियों में कंट्रोल टेम्परेचर से अपन वो गर्मी वाली फसलें ले पा रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है भाई, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल से मतलब है ग्रीन हाउस का, सीधी सी बात इतनी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे अपन जैसे देखते हैं, अपन तो भाई इक्वेटर के ऊपर है या ट्रॉपिकल, मतलब इसमें ट्रॉपिकल रीजन जो है ना 0 से 23.5 के बीच में, उसके बीच में रहते हैं, तापमान का कुछ ज़्यादा वो फर्क नहीं है। लेकिन अगर अपन पोल्स के ऊपर चले जाएं, जैसे नॉर्दर्न पोल, अब वहाँ पे खेती करनी हो तो वहाँ पे का सोलर रेडिएशन पहले ही कम आता है, ठीक है ना। तो उसको वो जो रेडिएशन उसको जाने नहीं देते वापस ऊपर, तो क्या करते हैं, एक ग्रीन कलर का नेट लगा देते हैं पोल्स के ऊपर, और फिर वो ट्रैप कर लेते हैं वो सोलर रेडिएशन को। मतलब सोलर रेडिएशन आता है, फिर टकरा के जो अर्थ वाला रेडिएशन ऊपर जाता है, पृथ्वी का रेडिएशन, उसको ट्रैप कर लेते हैं ग्रीन हाउस बना के। तो वहाँ पे तो उनको ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि सनलाइट कम है। लेकिन इस एरिया के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन होने से वो अब गैसेस उसको ट्रैप कर रखी हैं। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और सल्फर के नाइट्रेट, जैसे जो है सल्फर नाइट्रेट, वो उस एनर्जी को आज ट्रैप कर रही हैं। पोल्स के ऊपर तो ग्रीन नेट बनाते हैं भाई, नाम ये, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको ग्रीन हाउस ही क्यों बोलते हैं।
ये येलो हाउस क्यों नहीं है, ये ब्लू हाउस क्यों नहीं है, ये ग्रीन ही वर्ड क्यों है इसके ऊपर, क्योंकि पोल्स के ऊपर वो ग्रीन कलर का नेट यूज करते हैं। और ग्रीन कलर क्या है, वो टेम्परेचर रोधी होने के कारण उस रेडिएशन को बाहर वापस आउटर स्पेस में जाने नहीं देता है पोल्स के ऊपर। तो इसलिए वहां तो इंसान खुद कर रहा है जिससे कि भी एनर्जी काम मिले। ट्रॉपिकल रीजन जो है उसके अंदर वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो उस एनर्जी को ट्रैप कर रही है, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ रहे हो? तो ये आप समझो, कहीं आप यूं मत कर देना ग्रीन हाउस तो यार वो तो क्लाइमेट चेंज है, उससे तो तापमान बढ़ रहा है और अपन यहाँ तापमान ही बढ़ा रहे हैं। नो, ये ठीक है, पॉली हाउसेज जैसे जिनको बोलते हैं वो। फिर है प्लास्टिक टनल्स। प्लास्टिक टनल में क्या है कि ऐसे यूं टेंट नुमा ऐसे यूं बना लिए जाते हैं यूं ऐसे, ठीक है, मतलब फील्ड के ऊपर ऑफिस के अंदर यहाँ पूरी ऐसे खेती होती है, तो यूं ऐसे टनल की तरह दिखाई देता है अपने को। ग्रीन हाउस में क्या होता है, कंपेरेटिवली इन टनल्स को सभी टनल्स को मिला के एक जैसे पूरा टेंट की तरह यूं बना दे बड़ा, वो ग्रीन हाउस हो जाता है। उसमें छोटे छोटे अपन ऐसे टनल बना दिए तो वो अपने को टनल के रूप में दिखता है, तो प्लास्टिक टनल है। प्लास्टिक मल्चिंग, ये मल्चिंग का होता है जैसे ये खेत है, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने जैसे यूं ऐसे यूं क्यारियां बनाई ऐसे, फिर इनको अपन क्या प्लास्टिक से ढक देते हैं, ऐसे चद्दर की तरह बिछा देते हैं इसमें। ये तो यहाँ पे तो क्या छत की तरह काम करते हैं प्लास्टिक, यहाँ चद्दर की तरह यूं सॉइल के ऊपर बिछा दिया अपन ने, और फिर उसमें बीच बीच में होल्स कर देते हैं। फिर वर्मी कंपोस्ट, ये सॉइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं वो है। प्याज भंडारण, प्याज जैसे अपन जैसे देखते हैं कि जो पीक सीजन होता है खासतौर पर मई से लेकर जून तक, वो प्याज बिकता है 2 रुपये किलो। और जब ऑफ सीजन आ जाता है, मतलब रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक, ठीक है, ये जो 2 रुपये किलो प्याज है ये बिकता है 200 रुपये किलो। समझ रहे हो? तो वैसे अब दिक्कत कहाँ है, अब अपन जैसे दिक्कत है सर ये जब 2 रुपये किलो बच रहा है तो क्यों ना अपन इसको उस समय स्टोर करें। तो बस गवर्नमेंट ने ये बनाया, ये अनियन जो स्टोरेज भंडार जो प्याज भंडारण, उनकी सब्सिडी जाती है कि ये बनाएं, स्टोर रखें और फिर ये। अब अपन देखें कि सर उस समय अपन उगा क्यों नहीं सकते, सितंबर अक्टूबर में जब ये पीक होता है तो उस समय क्या होता है, जैसे बारिश होने लग जाती है, और बारिश होने के बाद का टाइम है ये, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। भाई मई जून में प्याज क्यों हुआ, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए इस फसल को। समझ रहे हो? अब ह्यूमिडिटी में हो जाएगा तो फिर आपने देखा वो प्याज उगने लग जाता है, वो तो खराब हो जाता है फिर वो। तो ये कंट्रोल्ड, इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, और ये फिर ये प्याज भंडारण ये सरकार बना रही है जिसे वेस्ट नहीं जाए और उस समय उगा नहीं सकते। अब भाई उस समय उगाएंगे तो वही ग्रीन हाउस से उगेगा, जैसे जो नासिक में उस समय उगता है तो इन्हीं से उगता है, जो वो 200 रुपये किलो जब नहीं खे पाती है यूँ, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट लिंक है। फिर फार्म पॉन्ड, फार्म पॉन्ड क्या, अपने खेत के अंदर ही तालाब बना लेना, ठीक है, खोद के, अमूमन 25 से 30 फीट गहराई होती है, बारिश का पानी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर ये पानी सीपेज नहीं हो तो इसमें एक वो ब्लैक कलर की यहाँ पे पॉलीथीन लगा दी जाती है, फिर इसी से क्या सिंचाई होती है। लेकिन अगर फार्म पॉन्ड से सिंचाई करनी है तो उसकी मतलब सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो माइक्रो इरिगेशन ही होती है, वो मतलब स्प्रिंकलर्स के थ्रू, ठीक है, ये फ्लड इरिगेशन नहीं होती, अलाउ ही नहीं है और हो ही नहीं सकती। फ्लड का तो मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पुरानी जो खेती होती थी, यूँ दोहरे बना लिए जाते थे क्यारी और उसमें फिर पानी को बहने के लिए छोड़ दिया जाता था, वो फ्लड इरिगेशन है, ठीक है। तो ये पुराना तरीका है, नया जो है वो माइक्रो इरिगेशन है। तो फार्म पॉन्ड के थ्रू सिर्फ माइक्रो इरिगेशन अलाउ हुआ है, स्प्रिंकलर्स जैसे जो अपन बोलते हैं खासतौर पर, वो फुहारा सिंचाई पद्धति। एक तो स्प्रिंकलर है और एक वो जो ड्रॉप होता है, जैसे ये पौधा है तो वो लगा देते हैं उसके साथ कनेक्शन नल का, और ट्यूब लगा के नीचे इसकी जड़ों के अंदर वो बूंद बूंद गिरती रहती है, हाँ ड्रिप, ठीक है ना ये। और स्प्रिंकलर के अंदर क्या है, जैसे यूँ, जैसे ये फसल है इसके पास में ये स्प्रिंकलर खड़ा कर देते हैं और वो रोटेट होता रहता है, जो उसका जो रेडियस होता है 10 से 15 मीटर का, 10 से 15 फुट्स का, 10-15 फुट का, उसके अंदर वो उसको ह्यूमिडिटी देता है, मॉइस्चर देता है, ठीक है। तो ये अपने इसके अंदर सारे कंपोनेंट हैं। फिर लास्ट है पैक हाउसेस ये पैक हाउसेस क्या होते हैं, तो जैसे अपन देख रहे हैं ये पैक है ना, ये पैक जो वर्ड बना है ये पैकेजिंग से बना है। तो पैकेजिंग क्या है कि जैसे ठीक है सर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जैसे अब मैंने मशरूम लगाया, अब मशरूम में तो सर उसकी पैकिंग की जानी है। पैकिंग ऐसा नहीं कि सर वहाँ से उठाया और उसको मैंने थैली में गांठ लगा के मैंने दे दिया, नो, ये वैक्यूम, ये कैसी, ये वैक्यूम पैकिंग होती है, VACC वैक्यूम। क्या, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको निकाला जाता है पहले बाहर, और फिर आप देखते हो बिल्कुल सिकुड़ जाती है वो पॉलीथीन। तो ये वो है करेक्ट, पहले तो करेक्ट किया अपन ने जो होगा और फिर वो, तो उससे क्या, उसका मॉइस्चर कंटेंट नहीं होने से उसकी वो लाइफ बढ़ जाती है, वो पेरिश नहीं होता जल्दी से, या फिर उसको अपन बाहर लंबा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर ई नाम जो पॉलिसी है ना, उसमें यही है कि मशरूम उगेगा वेस्ट बंगाल में और उसका ब्रेकफास्ट होएगा कहाँ, जैसलमेर के अंदर, तो क्रॉस कंट्री
स्पेशल ट्रेन्स, एग्री ट्रेन्स जैसे जो प्रपोजल था इकोनॉमिक सर्वे में, तो सारा ठीक है। तो ये इन्हीं से संभव है। ये क्या होता है, जैसे कभी ये जैसे बागवानी मिशन आप पढ़ो, कोई भी एग्रीकल्चर वाली चीज़ देखो ना, तो उसमें देखो एग्रीकल्चर जैसे अपन यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट्स, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है इसकी शेल्फ लाइफ, SELFLE, शेल्फ लाइफ, कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब खास तौर पे बागवानी वाले। अब जैसे मान लो फूल है, अब गुलाब का फूल है, ट्यूलिप है, देने से पहले ही वो मुरझा गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अब अपन चाहते हैं कि भारत का गुलाब लंदन के अंदर जाए, तो वो कैसे है कि जब तक ये कलेक्शन एंड पैकेजिंग, कलेक्शन तो अपन ने कर लिया, खेत से तोड़ के लिया है, पैकेजिंग जब तक उसकी सही नहीं होगी तब तक कुछ ही नहीं है। आज जैसे इंडियन ट्यूलिप जो है वो लंदन जाता है, अब आप देख लो वो फ्लाइट से जाता है, जो वैसी बात है। अब उसकी लाइफ अगर वो वहाँ तक मुरझा गया तो वो किसी काम का नहीं है उसका भेजा हुआ, लेकिन वो सिर्फ इससे संभव हो पाया आज हमने, ठीक है। जैसे रोज अपने पुष्कर का पूरे भारत में जाता है, ट्यूलिप जाता है, वो इसी से है ना। तो इसमें जब कभी भी ये बागवानी पढ़ो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है आज जैसे जिनका हो रहा है, एक तो ये कलेक्शन एंड पैकेजिंग, और जैसे अपन कोल्ड आउट स्टोरेज देखते हैं वो, क्योंकि जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने का, तब तक किसी तरह से अपन उसको काम में नहीं ले सकते उस प्रोडक्ट को। अब देखो मैंने बताया कि सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे कच्चा प्रोडक्ट उसके अंदर दबा देते हैं और वो पके नहीं, तो उसकी जो पकने की जो स्पीड है ना, उस स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। अब जैसे जो क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बताऊं, जैसे आम अपन देखते हैं, तो आम की जो राइपनिंग जिसको बोलते हैं, इसको रोकने के लिए कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है, समझ रहे हो, आप ढूंढना इन सब चीज़ों को, ठीक। फिर अपन जैसे देखते हैं कि जो AC होते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर वाले जो होते हैं, आपने भी जैसे क्या होता है भाई सब्जी खरीद के लेके आए, अपने वो खराब नहीं हो तो उसको क्या करते हैं कि भाई इसको कहाँ रख दो, फ्रीज में रख दो, ठीक है। तो फ्रीज में अपन रख देते हैं, तो फ्रीज के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, समझ रहे हो, ह्यूमिडिटी, तो ये सब्जी को खराब नहीं, किसी भी चीज़ को खराब नहीं होने देते। तो क्वेश्चन ये आया कि किसी भी चीज़ को फ्रीज में रखने से या कंट्रोल टेम्परेचर में रखने से उसकी लाइफ क्यों बढ़ जाती है, भाई बढ़ जाती है तो सभी को पता है क्यों बढ़ जाती है ना। तो इन चीज़ों पर आप सोचो, तो ये क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो उसकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, बात इतनी सी है, रेस्पिरेशन रेट को कम कर देता है AC, तो वो फूड पेरिश नहीं होता, खराब नहीं होता, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आम के ऊपर वो गैस छिड़क दी जाती है तो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है ना वो कम हो गई, अब वो खराब नहीं होएगा। ऐसे कई केमिकल्स आते हैं, जैसे आपने जैसे देखा ही होगा केले, जैसे उसको सॉल्यूशन में से डिप किया और 5 मिनट के अंदर ही वो राइपनिंग हो जाती है उसकी, पहले हरा था है ना 5 मिनट पहले, और जैसे उसको सॉल्यूशन में डिप किया और वो बिल्कुल येलो में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे, ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है उसकी, तो जब रोकना होता है तब घटा दी और जब उसको पकाना है तब बढ़ा दी। तो ये क्यों होता है ना, तो क्यों वाले पे आप ध्यान रखो। जैसे क्लोरीन, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है, भाई क्लोरीन ही क्यों डाला जाता है, अब ये नई क्वेश्चन है, तो क्यों लगाना हर पे अपने को, ठीक है ना। ऐसे अब जैसे बागवानी मिशन है तो क्यों चालू किया, तो क्यों अपने वजह से बताया, हर चीज पे क्यों लगाओ, क्यों और कैसे, ठीक है। तो अपने बागवानी मिशन में क्या देखा, फल फूल मसाले, ठीक है ना। 9 जिले जिनमें नहीं है, बाकी सारे जो आ जाएंगे उनके अंदर है 24। ये नवाचार ध्यान रखने, कोई भी कृषि का क्वेश्चन आएगा उसके आप अच्छा आंसर तभी लिख पाओगे जब ये नवाचार ध्यान हो। अब इसको आप जैसे क्लब करोगे ना, तो देखो 3 तो ये जैसे मैंने बताया था वो उसकी कंट्रोलिंग से संबंधित है, कि कैसे वो नेचुरल जो एक वातावरण रहता है उसको कैसे आर्टिफिशियल किया जाए, ग्रीन हाउस, ठीक। दूसरा क्या, अपने टनल बनाए थे, किसके, प्लास्टिक टनल, छत बन गई प्लास्टिक की और एक चद्दर अपन ने बिछा दी, वो मल्चिंग हो गया। फिर अपन ने बात करी किसकी, वर्मी कंपोस्ट की, वो सोयल के न्यूट्रिएंट्स की, वर्मी कंपोस्ट हो गया। फिर ये जो तीनों है ये पोस्ट प्रोडक्शन है, जैसे प्याज भंडारण, फार्म पोर्ट इरिगेशन और पैक हाउस, ठीक है ना। तो प्याज भंडारण और पैक हाउस, ये दोनों चीज़ें एक ही हो जाएंगी। प्याज का तो जैसे भंडार किया तो उसमें वही टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और पैकेजिंग, कलेक्शन एंड पैकेजिंग वही जो आगे जैसे अपन जिसके अपन ने बात किया होगा ना, आपने जैसे वर्ड सुना होगा एक फूड पार्क्स, फिर आजकल ये अहम बोर्ड लग गया इनके आगे, मेगा फूड पार्क्स। तो ये सारे ये मॉडर्न कलेक्शन सेंटर्स ही है, यू ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ये आता है और हर बार ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है, तो अपन को इसे याद रखना है। अपन अब उसमें अंदर वो पुरानी बातें करेंगे ना तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये अपना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्यों जरूरी है और क्या इसके अंदर करेंगे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई। तो सूक्ष्म सिंचाई अभी अपन ने जैसे कहा था, सूक्ष्म सिंचाई मतलब माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना, MI। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे अपन जो ड्रिप इरिगेशन जो देखते हैं बूंद बूंद जड़ में आके गिरता है, और दूसरा स्प्रिंकलर हमारा जल। जल क्या है, देखो देखो बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस, है ना, ये वर्ड ही अपना में देखो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, जैसे अपन बोलते हैं कि ये बहुमूल्य है मेरे लिए, ठीक है ना, बहुमूल्य, और इसी को बोला जाता है जैसे अपन बोल देते हैं अमूल्य। ठीक है, तो अय लग गया तो अय मतलब विलोम हो गया, तो मतलब ये मेरे किसी काम की नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अमूल्य का नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका मूल्य ही नहीं आंका जा सकता है। ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले बार कैट का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन फेस किया था। ठीक है, तो हालांकि उस समय तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन मेरे को लगा बहुत बड़ा अच्छा वर्ड क्या, इनवैल्यूएबल। ठीक, तो ऐसे ही अपन को ध्यान देना है कि इनवैल्यूएबल या प्राइसलेस का, अब जैसे प्राइसलेस लग गया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि यार किसी काम का नहीं है। तो प्राइसलेस का मतलब इसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। भाई मतलब तो दोनों निकल रहे हैं ना, ये तो कीमत ही नहीं है और एक वाकई में कीमत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कीमत आंकी नहीं जा सकती, ये चीज़ है वो इनवैल्यूएबल का। इंग्लिश में पूछा जाता है वर्ड, वो क्वेश्चन यही था, व्हाट डज इनवैल्यूएबल मीन्स, कि ऑफ नो इम्पोर्टेंस या ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। तो ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, प्राइसलेस, बहुमूल्य या अमूल्य बोलते ना अपन, आपने सर मुझे अमूल्य सुझाव दिया, ऐसे। तो जल जो है ये बहुमूल्य, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस है। उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, मतलब ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये अपन कहीं भी यूज ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखे हैं, तो ध्यान में रहना चाहिए। उत्पादन, जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं, मैंने आम बनाया। उत्पादकता, वो आम कितना मीठा है, ठीक है। और गुणवत्ता, कि उसमें और से अपन तुलना करते हैं तो वो वही आम क्यों खाएं, समझ रहे हो, जैसे दशहरी क्यों खाऊं मैं, अल्फांसो नहीं खाऊं, तो उसमें जो गुणवत्ता है वो। तो उत्पादन, उत्पादकता, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, और गुणवत्ता, दूसरों की तुलना में वो कितना अच्छा है, ये को। ठीक है, ये उत्पादन प्रोडक्शन है, ये इसकी क्वालिटी है, और ये इसका स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जैसे जो है गुणवत्ता। स्कीम है, सेंट्रल स्टेट जो रेशियो, मतलब केंद्र प्रायोजित स्कीम है। देखो ये दो वर्ड आते हैं, एक तो केंद्र प्रायोजित स्पॉन्सर्ड, एक तो स्पॉन्सर्ड, इससे पहले मतलब पहले इससे पहले होता है फाइनेंस्ड। देखो इसको तो ऊपर बोलते हैं केंद्रीय प्रेषित, और ये होती है प्रायोजित। प्रायोजित जैसे अपन बोलते हैं प्रायोजित विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड। तो एक होता है फाइनेंस्ड, एक होता है स्पॉन्सर्ड। इसको पोषित बोलते हैं, इसको प्रायोजित बोलते हैं, प्रायोजित। पोषित का तो मतलब ये होता है कि ये 100% सेंटर की ही है, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका खाका बना दिया स्कीम का, थोड़े पैसों में मदद कर दी, फिर बाकी आप काम करोगे खुद। तो इसके अंदर क्या अनुपात होता है, अनुपात है ना, अनुपात चलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन, ये 60-40, तो स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई प्रायोजित। और सेंटर फाइनेंस का मतलब क्या होता है, उसमें केंद्रीय प्रेषित, उसके अंदर पूरा का पूरा सेंटर का ही पैसा लगता है। ये अपन को थोड़ा सा देखना है, प्रेषित और प्रायोजित, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि स्टेट का भी हिस्सा आया है ना कुछ 40%। जैसे 1 रुपया खर्च होएगा पूरा, 60 पैसे केंद्र सरकार दे रही है, 40 पैसे राज्य सरकार देगी, समझ गए। तो ये है, करेंगे क्या इसके अंदर, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। ये अपन देख रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई, भाई जल अमूल्य है, बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस। तो इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट में क्या, ड्रिप मैंने बताया, स्प्रिंकलर देखा, मिनी स्प्रिंकलर, ये नया कॉन्सेप्ट है। मिनी स्प्रिंकलर क्या है, जैसे आप कभी खेत में जाओगे तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरा ये खेत है, अभी मेरे को जैसे यहाँ पे देना है, पानी देना है, तो मैं उस पाइपलाइन को शिफ्ट करता हूँ उठा के यहाँ पे, समझ लो। फिर जैसे यहाँ पे देना है तो उस पाइपलाइन को वहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ वहाँ पे, समझ लो ऐसे। तो बार बार इशू है ये शिफ्ट करने का। तो अब ये क्या हो गया कि ये अंडरग्राउंड लाइनिंग होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि खेत में आप अपनी फसल बो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पाइपिंग है ना, ये अंडरग्राउंड परमानेंट हो गई है। अब जैसे आपको कभी भी वैसे जरूरत पड़े तो वैसे यहाँ वॉल लगे हुए, वॉल से आप उसको कंट्रोल करोगे पूरे स्प्रिंकलर को। ये अभी तक यूज में आता था, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यूज आता है जैसे क्रिकेट पिच के ऊपर, क्रिकेट ग्राउंड जैसे अपन जैसे देखते हैं ना, तो उसमें वो अंदर लगे रहते हैं। कई जैसे आप मैरिज गार्डन्स में जैसे जाओगे बड़े बड़े, उनके अंदर आप जैसे पाँव में देखो नीचे से स्प्रिंकलर है, तो क्या होता है जब जैसे उनको ऑन करते हैं, जैसे और ऑटोमेटिक होता है, वो निकल के आ जाता है थोड़ा सा बाहर, और फिर वो मैदान को जो भी मॉइस्चर देना है वो देता है। तो ये खेतों में होने लगा मिनी स्प्रिंकलर। मिनी किस वर्ड में, किस सेंस में मिनी है, इफेक्टिवनेस में मिनी नहीं है। मिनी कैसे है
जो नॉर्मल स्प्रिंकलर था वो उसकी ऊंचाई होती है करीबन 1 से 1.5 फुट 2 फुट उसकी ऊंचाई होती है, इसकी इतनी ऊंचाई नहीं होती है। ग्राउंड में करीबन ये 6 से 7 इंच बस ऊपर आता है ज़मीन से, और लेकिन इफेक्टिव उतना ही होता है प्रेशर के हिसाब से। तो ये मिनी स्प्रिंकलर, हाइट कम है, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, आप जैसे आपसे पूछा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना क्या लिखना है कि केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 अनुपात है, किस लिए है, पानी के बेहतर मैनेजमेंट के लिए। क्या इसमें कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और आजकल मिनी स्प्रिंकलर जो है वो बस ये है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अभी आप इसको देखोगे, ऊपर अपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन लेके गए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अपने किया तो उसमें नहीं आया फार्म पाउंड, तो चीज़ें सारी ये इंटरलिंक है। आप ये मत सोचो बागवानी मिशन अलग तरह, बागवानी मिशन फसल आएगी, फसल में तो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो पानी ही होता है। तो ये देख लो इसमें पानी, बगैर पानी के क्या है ये चीज़। फिर अपन नेक्स्ट, ये इसके अंदर था। फिर नेक्स्ट देखते हैं सौर ऊर्जा, कुसुम योजना, इसके अंदर कंपोनेंट बी। ठीक, तो ये कुसुम योजना आपने करंट में भी काफ़ी देखी है। इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी और सी। तो कंपोनेंट बी अपन कृषि में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, इसके अंदर एक वर्ड है, ये है डी डिजिटलाइजेशन। इसको वर्ड को इंपॉर्टेंट याद रखना, आप लोगों को ये पूछा गया यूपीएससी के अंदर। ये डी डिजिटलाइजेशन क्या है, देखो इस डी को हटा दो पहले, ये डी है ना, अब पढ़ो इसको, ये डिजिटलाइजेशन। तो ये डिजिटलाइजेशन नहीं है, देखो ये डीजल है, पेट्रोल डीजल जो होता है वो डीजल है ये। तो अगर मैं ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, इस डी को हटा दो, अब पढ़ो डिजिलीकरण। तो डिजिलीकरण का तो मतलब हो गया कि सर डीजल की खपत बढ़ानी है, तो डिजिलीकरण हो गया। ये डी डिजिलीकरण है कि कहने का मतलब जो चीज़ आज तक डीजल से चलती थी उसको अपन किससे चलाएंगे, उसको सौर ऊर्जा से चलाएंगे अपन। क्या चलता था डीजल से, जनरेटर चलता था, ठीक है। तो अब उस जनरेटर को हटा के अपन क्या करेंगे भैया, सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर मोटर लगाएंगे जो सोलर पैनल से ऊर्जा लेके चलेगी। तो ये है डी डिजिटलाइजेशन या डी डिजिलीकरण, समझ रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम 2019 के अंदर शुरू हुई, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। मिनिस्ट्री फॉर न्यू, नवीन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी ये नवीनीकरण है। तो नवीन, न्यू एंड रिन्यूएबल, MNRE। कई जगह इकोनॉमिक सर्वे में MNRE ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये NRI का छोटा भाई है, ठीक है। ये है मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कुसुम क्या है, जो कुसुम इसके अंदर आया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री तो PM है। फिर कैसे क्या है, किसान, ऊर्जा, सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ये कुसुम है। किसान, ऊर्जा, सुरक्षा, उत्थान महाअभियान, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और फ्लैगशिप स्कीम में से एक है, ठीक है। जो अपन ये सारी चीजें जितनी पढ़ रहे हैं ना, ये सब आप SDG ध्यान में रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने 16-17 सब उसकी तरफ ले जा रहे हैं अपने को। कंपोनेंट बी, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे और 2 मेगावाट तक के अपन उसको लगाने की इसके अंदर सरकार की प्रोविजन है। 2 मेगावाट तक के सरकार की तरफ से जो स्पॉन्सर है, उससे ज़्यादा लगाना है तो खुद अपने खर्चे पे लगाओ, ऐसे, ठीक है। किस लिए, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर, क्योंकि जैसे अपन देख रहे हैं डीजल में जो खर्चा आता था, पहले तो पर्यावरण, ग्रीन हाउस गैसेज, डीजल वही, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड वो आएगी, फिर इसकी इनकम बढ़ेगी। वो इनकम कैसे बढ़ेगी, सौर ऊर्जा जैसे जो है खुद जितना काम ले लो खुद काम में लो। फिर जैसे जो अपन अभी कंपोनेंट सी जैसे देखते हैं ग्रिड सोलराइजेशन, जो ऊर्जा बच रही है वो सरकार को बेचो, समझ रहे हो। फार्मर इनकम, सब्सिडी 60%, ठीक है ना, 60%, मतलब 60% सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है। तो जो सब्सिडी दे रही है ना 60%, जैसे 100 रुपये के अंदर अपन देखा 60% होता है 60 रुपये सब्सिडी आ रहे हैं। तो इस सब्सिडी में 30 रुपये तो दे रही है केंद्र सरकार और 30 दे रही है अपने राज्य सरकार। तो ये कौन सी योग हो गई, ये अपन जैसे देखते हैं ये स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, जब अपन ने देखा प्रायोजित। फिर क्या है भाई, 60% तो दोनों सरकारों ने मिलकर दे दिया, फिर बच गया 40%। तो उस 40 में जो 30 है ना, उसका हम रियायती दर के ऊपर आपको लोन दिला देंगे, 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल गया, ठीक है ना। बाकी जो 10% बच गया ना, वो किसान खुद मिलाएगा। और ये खुद भी नहीं मिलाने की जरूरत है, इसमें भी सरकार मदद कर रही है, गवर्नमेंट दे देगी किसान को कि ये भैया 10% पकड़ो। तो आपने जैसे देखा तो क्या है, किसान को जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ रहा। जैसे सोलर पैनल लगाने में सबसे पहले सवाल यही आता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे की जरूरत ही नहीं है। 60% सरकार की सब्सिडी, उस सब्सिडी में 30% का हिस्सा, ठीक है। 30 केंद्र सरकार देगी, 30 राज्य सरकार देगी, 30 में बैंक्स आ गए बीच के अंदर, बचे 30 के अंदर,
फिर जो बचा हुआ जैसे उसमें वापस सरकार आ गई अपने पास में, ऐसे समझ गए। तो ये कौन सी योजना, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, कुसुम योजना, ठीक है। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं आपको बात बताऊं। तो इसमें जैसे तीनों कंपोनेंट है ना, वो याद रखो। फिर आगे आ रहा है देखो, ये नेट मीटरिंग जो मैं बता रहा था, कैसे बढ़ेगी इनकम किसान की। नेट मीटरिंग, फार्मर कैन सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, सरकार को बेच सकता है। कुसुम, कुसुम के देखो कंपोनेंट तीनों लिखे हुए हैं ए बी सी। अभी अपन ने इस बी की बात करी है। ए क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है। बी क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स, ये पंप डिजिटलीकरण। सी क्या है, सोलराइज ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, जैसे मैंने बताया था ना, ये तो स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर पंप है बी वाले तो। और सी वाले क्या है कि ठीक है बिजली उत्पादन हो रहा है, पहले में आपने जोड़ा नहीं था बी में। सी में क्या है, जितना आपने यूज लिया होता तो लिया, बाकी बचा हुआ आप क्या है ग्रिड के अंदर भेजो उस बिजली को, ये है, ठीक है। तो ये हम लोग ये आगे टारगेट से लिखे हुए हैं, जैसे 18 लाख 10 लाख, ये ऐसे समझ गया। तो ये एबीसी कंपोनेंट याद रखना। देखो ए के अंदर तो क्या है, ये सोलर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे जो अपने भंडला के अंदर हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अपन देखते हैं वो। फिर जो अपन घरों के अंदर जो लगा रहे हैं रूफ टॉप जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, वो भी इसी के अंदर है, मतलब हाउस होल्ड्स के अंदर। तो वो कंपोनेंट ए का ही भाग है। पीएम सूर्य घर योजना जो है ना, वो कंपोनेंट ए ही है, ठीक है। और फिर ये जो नेट मीटरिंग है, ये पहले भी मैंने कई बार आपको समझा दी, ठीक है। इसमें तो कोई नेट मीटरिंग जो वर्ड है ना, इस वर्ड को समझो। पहले तो देखो मीटर, मीटर आता है अपने बिजली का, बिजली का मीटर होता है सर, बिल्कुल सही है, देखा अपन ने, ठीक है। रोकने की कोशिश करी लेकिन रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो मीटर, तो मीटर के अंदर क्या होता है, अभी तक मीटर में सिर्फ ये होता था कि जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, उपभोग कर रहा हूँ, सिर्फ उसी की वो जानकारी देता था, रीडिंग देता ना, 10 रीडिंग 20 रीडिंग 60 रीडिंग ऐसे आ गई। अब क्या है कि मैंने मेरे सोलर पावर प्लांट लगा लिया, बिजली का कनेक्शन तो है मेरे पास JVNL का, सोलर पावर प्लांट भी लगा लिया। तो अब सोलर पावर प्लांट से जितनी बिजली आती है ना, जैसे सोलर पावर प्लांट से मैंने बिजली यूनिट उत्पादन करा 100 यूनिट, लेकिन मैं दिन में खर्च कर पाया 20 यूनिट ही, ठीक है। तो अब 80 यूनिट जो मेरे पास है वो क्या है, मैं सरकार को दे रहा हूँ। तो ये तो उपभोग में उसे मांगता था, अब मैं सरकार को क्या, मैं सरकार को बेच रहा हूँ बिजली, ठीक है। तो ये उपभोग वाला तो क्या था, जैसे मैं खरीदता था, और ये क्या था, यहाँ पे बेचा आ रही है, यहाँ मैं बेच कर रहा हूँ। तो ये नेट मीटरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे भाई बारिश के दिनों में जैसे सोलर प्लांट काम नहीं करता, तो उस समय मैंने क्या किया था, 8 यूनिट सरकार से खरीदी, और लेकिन जब बारिश रुक गई और 2 दिन जब अच्छी धूप पड़ी, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 यूनिट सरकार को वो बिजली दे दी। तो ये सब गणना कौन करता है कि बिजली आ रही इतनी, बिजली जा रही इतनी, वो मीटर लगते हैं स्पेशल मीटर, और उनको बोलते हैं अपन उसको नेट मीटरिंग। जैसे कभी आप नेट मीटरिंग वाला बिल देखना, एक बार गूगल में डालो नेट मीटरिंग, इमेजेस के अंदर देखो, तो उसके अंदर आपको सारा साफ दिखेगा कि ये जो उपभोग करी ना, इसको अपन बोलते हैं इम्पोर्ट, कि इतनी बिजली मैंने उससे ली है, ठीक है, इम्पोर्ट करी है। और ये होता है एक्सपोर्ट, की इतनी बिजली मैंने उसको बेची है, समझ रहे हो। फिर लास्ट में नीचे निकल के आता है कि नेट बिल आपका इतना है। तो कई बार तो बिल माइनस में जाता है, माइनस देखो माइनस में जा रहा है ना, कि 12 रुपए 12 यूनिट जो मैं सरकार से मैं मांगता हूँ, ये होता है नेट मीटरिंग। तो बिल देखना एक बार नेट मीटरिंग वाला बिल, तब आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो नेट मीटरिंग का मतलब कि अपन सरप्लस सेल कर सकते हैं, ये मीटर दोनों से कनेक्ट रहता है, आने से भी और जाने से भी, और पूरा उसके अंदर कंट्रोल होता है कि हाँ भाई ये इतना, फिर वही जैसे नॉर्मल रीडिंग ली जाती है वैसे रीडिंग ली जाती है, और उसका बिल बन के आता है फिर, समझ गए। तो ये नेट मीटरिंग है। अब मीटर समझ गए, मीटर मीटर, और नेट, नेट वाला क्यों, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वही तो नेट निकल के आएगा ना, मैंने तुमसे खरीदी ज्यादा है, मैंने तुमको बेची ज्यादा है, ये नेट मीटरिंग बताती है, सेल आ रहा है ना, समझ गए ऐसे। जैसे सर्दियां चल रही हैं, सोलर पावर प्लांट काम इतना नहीं करता, तो उस समय इंपोर्ट ज्यादा होता है, गर्मियों के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक है। और ये ABC याद रखना, अपन को घरों में A है, खेतों में B है, फिर खेतों से जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा बिजली आ रही है वो C है, ये ग्रिड सोलराइज ग्रिड कनेक्शन, ये समझ गए। तो अभी अपने जो डिजिटलीकरण पड़ा है, ये भाई घरों के अंदर डीजल इतना काम नहीं आता है बिजली उत्पादन में, कहाँ अब जनरेटर भी चलते हैं, तो अपने तो भाई इन्वर्टर होते हैं ज़्यादातर, जनरेटर तो है ही नहीं, ऐसे हाउस होल्ड में, कॉमर्शियल में होते हैं, वो हाउस होल्ड में नहीं है, समझ गए। ऐसे अपन को ध्यान रखें। तो अपन कौन सी योजना पढ़ी, अपन ने पढ़ी कुसुम। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा, देखो बार बार वर्ड आ रहा है इसके अंदर, ऊर्जा सुरक्षा, तो कंपोनेंट भी देख लिया ना। और फिर उत्थान महाअभियान कैसे, इनकम, सर इनकम बढ़ रही है नेट मीटरिंग से, तो उत्थान हो गया ऐसे, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इसमें देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली,
वो ये है, ये सिस्टम, ये 3 वाला, क्योंकि इसमें पहले के अंदर 60% केंद्र और राज्य उसी के अंदर उलझे हुए हैं, मतलब पहले के अंदर ही है, 60 के अंदर ही 30-30, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको पूरा जैसे अपन तोड़े तो देखो, शुरू के 30 पैसे केंद्रीय सरकार, अगले 30 पैसे स्टेट, 60 हो गए, अगले 30 पैसे आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये तीसरा, तो 30-30 के 3 हिस्से हैं इसके अंदर। ये बैंक आ गया, नेशनलाइज बैंक जो है ना अपने एनबी, नेशनलाइज बैंक, लास्ट के अंदर फिर वापस सरकार, मतलब ये लोन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही देगी ये लोन, ऐसे आगे ना 90 और 10, इसको ऐसे ध्यान रखो इसको पूरे को, ये तो यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाओगे 60 में आप, ये 60 के टुकड़े हैं ये, तो 60 के तो टुकड़े किए हैं यार मैंने भी, यहाँ तक मैंने क्या किया, सेंट्रल, स्टेट, नेशनलाइज बैंक तीनों आ गए ना, देखो केंद्र आ गया, सरकार, राज्य सरकार आ गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनलाइज बैंक जो अपने 17 वो आ गए, और फिर ये अपना 10 लाख वापस से सरकार आ गई लोन के रूप में, ठीक है। ये भाई ये तो क्या सब्सिडी है पहले जो अपन ने जैसे देखे, और ये एक वो है जो आपको लोन के रूप में मिलेगा, चुकाना पड़ेगा। ये तो भाई आप, सरकार ने आपकी कीमत कम कर दी, वो जो चीज़ 1 लाख की पड़ रही थी वही आपको 60,000 की पड़ रही है आज, और बाकी फिर 60,000 का आगे मैनेजमेंट पूरा यूँ। तो यहाँ पे 40, भाई जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, तो 100 रुपये में 60 रुपये तो सरकार ने दे दिए ना, आपको उनको तो रिपे ही नहीं करने, 100 रुपये का लग रहा था जैसे मेरे है ना, 60 रुपये सरकार ने दे दिए फ्री। अब ये जो बच गए ना 40 रुपये, यही तो मैं लोन के रूप में जो मुझे चुकाने पड़ेंगे, बस 30 रुपये वो सरकार दे रही, वो चुका देना, 0% इंटरेस्ट पे, देखो समझ लो, ये 0 इधर लिखा देना था, 0% इंटरेस्ट रेट, और मूल चुकाना आपको, और फिर ये 10% जो है ये लोन के रूप में जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है PLI के तहत दिया जाएगा लोन, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, PLI प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सोलर ऊर्जा वाला एक प्रायोरिटी सेक्टर है सरकार के लिए, तो उसमें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। ऐसे ये कुसुम योजना, आपने कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है कुसुम के अंदर टोटल 3 है, ऐसे अपन देखा 3-3 के 3 टुकड़े, 30-30-30। क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, ABC कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है टोटल, ये लोन के रूप में लास्ट में कितना है, सिर्फ 10% है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, ये भी वही है दिशा में, उसी में काम कर रही है, किसानों की आय दुगनी करना कैसे, तो जो अपन ने अभी पढ़ा, अपन ने बागवानी मिशन, उसी में आगे बढ़ाना है। सबसे पहले लॉन्च हुआ 2007 के अंदर, 2019 में इसको रीब्रांड किया गया, क्या, रफ्तार नाम से। 2019 में आप जैसे देख रहे हो कि प्रथम जो मोदी कार्यकाल था 2014 से 19 वो खत्म होने जा रहा था, उस समय चेंज हुआ। और जो एक अपन पढ़ते हैं ना PM, ये पढ़ा होगा आपने नाम, अपने PM किसान सम्मान निधि, KSN जो है, PM किसान जिसको अपन बोलते हैं, किसान सम्मान निधि, अभी अपन ने पढ़ा वो कुसुम थी, ये PM किसान सम्मान निधि आता है जिसमें वो 6,000 रुपये सालाना आती है, 2-2 हज़ार की 3 किस्त, ये दोनों उसके साथ ये घोषणा हुई थी इलेक्शन के समय, मतलब जनवरी की घोषणा थी और अप्रैल के अंदर चुनाव थे, तब की बात है ये। तो ये रफ्तार, मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, उसको रफ्तार नाम से दिया गया। तो ये रफ्तार क्या थी, मतलब रीब्रांडेड एज, ये रफ्तार ये थी, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है ना, उसको पुनरुत्थान करना, जैसे अमृत में नहीं था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं है क्या अमृत, तो इसमें R जो आ रहा है, ये R आ रहा है, ये सेम है। तो रफ्तार क्या था, ये रफ्तार है, देखो RA, ठीक है, ये F, ये यहाँ था 4 था, 4, ये एग्रीकल्चर है ना, ये T से इसमें कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर वाला T इसमें समाया हुआ है। फिर ये एग्रीकल्चर है एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, उसको वापस से जिंदा कर रहे हैं अपन, अलाइड। अब आप देखो इसके अंदर वर्ड आ रहा है अलाइड सेक्टर। अब मैंने आपको बोला जब अपन ये एग्रीकल्चर चैप्टर ही चालू किया तो मैंने बोला था एग्रीकल्चर नाम लेते ही स्टूडेंट को सिर्फ वो कृषि ध्यान आता है। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में क्या आ गया, वही एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी, मत्स्य पालन है, सहकारिता, वो सब अलाइड सेक्टर है। तो आज एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं देना अपने को, किस पर ध्यान देना है, अलाइड सेक्टर पर। एग्रीकल्चर पर ध्यान दे लिया अपने, ग्रीन रिवोल्यूशन है ना, ऐसे सेकंड रिवोल्यूशन भी अपन ने देखा था। तो PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम आती है, देखो सबसे पहले सोयल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट, ठीक है, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। तो इसी में अपन ने जैसे देखी थी कौन सी,
अपन ने सोयल हेल्थ के ऊपर स्कीम है ना, जो सोयल हेल्थ कार्ड जो बन रहे हैं SHC, वो इसी का हिस्सा सोयल हेल्थ मैनेजमेंट है ना। इसके अंदर एक वर्ड लिखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। सूक्ष्म पोषण तत्व जैसे जो होते हैं उनकी जैसे बात है। NPK अपन देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये 4:2 का अनुपात होता है, ये NPK सूक्ष्म तत्व। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है ना, रेन फेड, ये रेन फेड क्या है, जैसे जो बारिश से जो सिंचित होता है क्षेत्र, वो तो बारिश का पानी आके बह जाता है, तो फार्म पॉन्ड्स में विकसित करने, ऐसे स्टोर करना उस पानी को, तो ये रेन फेड एरिया। एग्रो फॉरेस्ट्री की खेत में होती है खेती, लेकिन उसके पास की जैसे जो बाउंड्री है उसके ऊपर अपन को पेड़ लगाना, तो खेती प्लस पेड़, भाई खेती प्लस एनिमल हस्बेंड्री जो हो जाता है उसको तो अपन मिक्स्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर खेत की पाल के ऊपर पेड़ लगाना, जिससे ही क्या है, वो सॉइल का कंटेंट मॉइस्चर बना रहे, ठीक है। जो अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जो देखते हैं कि भाई हरियाली बढ़ाना है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, ये सारा उसका हिस्सा है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट को भी बढ़ावा देना। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खेत को जंगल बना दूंगा, गेहूं की जगह पेड़ लगाऊंगा, नो। जो बाउंड्री है ना अपने खेत की, वहां पे अपन को पेड़ लगाने, ऐसे बाउंड्री में, ये इसका मकसद है। खेत पे लगा दोगे जंगल तो फिर खेत क्या करेगा। फिर है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी इससे का हिस्सा है। तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस होता है, करंट मैंने बताया था। ऑर्गेनिक का तो मतलब ये होता है कि वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे। और प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल इनपुट नहीं देंगे अपन, जो नेचुरल सोयल जो है वैसे के अंदर अपन खेती करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट आता है लेकिन वो नॉन केमिकल आता है, इसके अंदर एक्सटर्नल इनपुट कुछ भी नहीं है, यो बाहर से कुछ नहीं। फिर है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका मैं आपको बताऊँ। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है ना, CRM, इसमें डैश करके लिखो और क्या लिखोगे, पराली, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, समझ गए, पराली को जलाना, है ना। दिल्ली में जैसे खासतौर पे पंजाब हरियाणा के अंदर जलाया जाता है, और फिर अपन जैसे देखते हैं कि दिल्ली के अंदर वो पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे, तो इसमें 2-3 चीज़ें देखो, वर्ड लिख लो। एक तो ये आया, एक ये दिल्ली है, जिसमें बताया ना वो दिल्ली। प्रदूषण लिखना भी सीखो, बड़ा वो की मात्रा है ना, प्रदूषण गंभीर भी समस्या है, तो बड़ी समस्या, बड़ा वो, ठीक है ना। और दिल्ली के अंदर ये जो समस्या होती है ना, ये सिर्फ सर्दियों में होती है, सर्दियों में। और सर्दियों में क्यों होती है, जैसे मैं कई बार बता दूंगा, ये थर्मल एक्सपेंशन 0 हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे कैंसिल लगा दो, मतलब तापमान नहीं बढ़ता सतह का, पृथ्वी की सतह का, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा ही कम आ रही है, तो तापमान नहीं बढ़ता, तो वो हवा गर्म होकर ऊपर नहीं जाती, तो वो जो धुआं है गाड़ियों से निकली हुई, वो जमीन के पास ही रह जाती है, ठीक है। फिर धुआं में से कण निकलते हैं, फिर जो धुआं इधर से आती है पराली की जली हुई दिल्ली की तरफ, तो वो धुआं उनके चिपक जाती है, और ये क्या पैदा कर देती है, स्मॉग। फॉग नहीं, फॉग नेचुरल होती है, स्मॉग, ठीक है, स्मॉग। और फिर ये विजिबिलिटी को कम कर देती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे, समझ गए। तो ये हिस्सा है इसका। अब जैसे एक चीज आप दूसरा देखोगे, मैंने क्या बताया, ये पराली जलाने की जो समस्या है, ये पंजाब हरियाणा के अंदर है। तो पंजाब हरियाणा तो कारण है, और जो उसको भुगतता है वो है दिल्ली, समझ रहा क्या है। अपन जैसे मैप बनाते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अभी मैंने जैसे बोला पंजाब हरियाणा तो इसको जलाया, दिल्ली इसको भुगतता है। तो कहने मतलब सर ये इधर से इधर आग लगी, इधर हवा आती है, तो मतलब हवा यूं चल रही है भाई, बिल्कुल चल रही है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ये अपने नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और इसी को अपन बोलते हैं WD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। और इसी को अपन बोलते हैं क्या, सर्दियों में बारिश, जिसको अपन बोलते हैं सर्दियों में बारिश। और इसी के लिए अपने लोकल नाम है, राजस्थान में क्या बोलते हैं उसको, मावठ, जिसका भी इंतजार है अपने को, है ना। ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर्दियों में जो बारिश होती है, तो सर्दियों में बारिश होती है,
ये है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्ब, WD मैंने बोला ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, मेडिटेरियन सी जो है ना अपने मेडिटेरियन सी, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है इस समय। ठीक है, मेडिटेरियन सी के समय। और फिर जब ये बढ़ती है ह्यूमिडिटी, तो वैसे इधर से जो हवाएं चलती हैं वो इधर ह्यूमिडिटी लेके आती हैं। और हवा कैसी चल रही है, इधर अपन जो देख रहे हैं ये वेस्ट है अपने और ये ईस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट हवा चलती है ये से। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चली, और ये लेके आती है फिर भारत के अंदर, खास तौर पे उत्तरी भारत के मैदानों में जो बारिश होती है वो मावट से होती है इससे। समझ रहे हो, ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। उसका कारण क्या है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब जो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो डिस्टर्बेंस हैं उनसे ये ह्यूमिडिटी आती है, और फिर ये हवाएं चलती किधर है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, पंजाब हरियाणा में जो धुआं आग लगी, धुआं उठा, वो धुआं दिल्ली आया, वो लाहौर क्यों नहीं गया वो धुआं? लाहौर में कोई समस्या नहीं होती इस पराली से। क्यों? क्योंकि वो हवा इधर से इधर चल रही है, तो हवा आती है दिल्ली की तरफ, समझ रहे हो। और फिर दिल्ली में पॉल्यूशन पहले ही, तो पॉल्यूशन के कण पहले ही है, तो वो उन कणों के वो धुआं चिपक जाती है और फिर वो स्मोक पैदा कर देती है। ऐसे हवा इधर से, वो पंखा यूं चल रहा है तो पंखा चला तो वो दिल्ली की तरफ हवा आ गई, खत्म। तो सारी चीजें लिंक है कि दिल्ली के अंदर ही क्यों है पॉल्यूशन, क्योंकि वो हवा इधर से इधर चली। सर्दियों में क्यों है, क्योंकि भैया थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। स्मोक क्यों पैदा होती है, थर्मल एक्सपेंशन पैदा नहीं होता। यूं तो आप जैसे देखो सड़कों के ऊपर जो झाड़ू निकलती है, वो मैकेनाइज जो सफाई होती है, वो सर्दियों में ज़्यादा होती है और रात को और सुबह होती है, जिससे कि वो जो धूल कण, सुबह क्या गाड़ियाँ चलेंगी और रोड के किनारे जो मिट्टी है, वो गाड़ियों के हवा से वो मिट्टी उड़ेगी, और जैसे ही मिट्टी उड़ेगी तो वो जो धूल के जो कण है इस धुएं के, उन कणों के चिपक जाएगी वो धुआं, और फिर थर्मल एक्सपेंशन है नहीं। थर्मल एक्सपेंशन होता है तो क्या, गर्मी में तो क्या, तापमान गर्म होती है, वो हवा ऊपर गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो उस पॉल्यूशन को वो ऊपर उठा लेती है, तो वो नहीं उठा पाती। ऐसे, ठीक है ना। तो ये अब इसमें क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया, क्रॉप क्या था, ये चीज़ यहाँ थी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। फसल आ गई, फसल तैयार है, काटेंगे उसको, तो भाई ये मैकेनाइज्ड है, लेबर नहीं लगाएंगे, मशीन से काटेंगे। तो मैंने बताया था वो हार्वेस्टर्स आते हैं जिनको कंबाइनर्स बोलते हैं, कंबाइनर काटेगा भी, काट भी देगा, हैंड टू हैंड, गेहूँ भी साफ कर दिया, निकाल भी दिया, उसका कवर छिलका अलग कर देगा, है ना, विनोइंग जिसको बोलते हैं, वो अलग कर देगा, काट दिया, छान दिया और ट्रॉली में लोड भी कर दिया, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंबाइनर। लेकिन क्या है, खेत में ये करीबन 6 से 7 इंच वो पौधा छोड़ देते हैं, तो अब किसान क्या करे उसको। अब एक तो तरीका है कि उसको हाथ से काटो, कॉस्ट बहुत आती है, खेत में आग लगा दो पूरे में। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव था। भाई किसान को तो पैसे से मतलब था, उस अनाज से, वो नीचे से जमीन में जो पौधा छूट रहा है हिस्सा, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, उसको आग लगा देते हैं। तो आग से फिर 2 फायदे होते हैं, एक तो कॉस्ट बच गई, और दूसरा फायदा क्या हो गया कि सोयल के अंदर क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। वो जो आग है ना, ऐश जो है, ऐश राख, उसके अंदर ये नाइट्रोजन है, तो अब वो फर्टिलाइजर उसको कम डालना पड़ेगा कंपेटिवली। भैया एनपीके अपन पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास पढ़ते हैं, एनपीके 4-2-1, तो ये नाइट्रोजन के लिए अभी अपन डालते हैं यूरिया, और ये यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा आ गया। लेकिन दिल्ली के अंदर जो शहरीकरण बढ़ रहा था, शहरीकरण में लोग परेशान होते हैं, वो तुम्हारे इस नाइट्रोजन और कॉस्ट रिडक्शन है उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक है वहाँ पर, इसलिए चर्चा में रहता है। समझ गए। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तो अपन को बढ़ाना है, लेकिन ये क्रॉप रेजिड्यू जो मैनेजमेंट है ना, इसको भी करना है। अब आप बढ़िया कंबाइनर लेके आओ ना, तो जमीन के अंदर जाके जड़ से काटे, तो ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, मतलब वो वेस्ट ही नहीं बचेगा, तो किसान जलाएगा किसको। आज वेस्ट क्यों बच रहा है, क्योंकि ये जो मैकेनाइजेशन की तकनीक जो है, इसके अंदर कुछ खामी है। समझ गए। ऐसे देखो ये सारी चीज लिंक है और अपन को पढ़नी। फिर क्या, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये जो माइक्रो इरिगेशन अपन जैसे देखते हैं उसी का हिस्सा है ज़्यादा। अब ये होगा कैसे कि अपन डालेंगे, भाई जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपन पढ़े 10 मिनट और मैं सर उसमें अच्छा पढ़ लूँ, तो सीधी बात है कि भाई आपकी पढ़ाई के अंदर गुणवत्ता होगी तभी वो संभव है। तो ऐसे ये जो ड्रॉप आ रहा है ना, इसके अंदर गुणवत्ता होगी क्या। एक तो ड्रॉप में ऊपर से डालूँ पौधे में तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल जड़ में पड़े, ठीक है। फिर इसके साथ जैसे अगर मैं यूरिया डालूँ, तो जैसे इसके साथ आप देखो अपन नीम कोटेड यूरिया पढ़ रहे हैं, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। तो यूरिया के ऊपर क्या लगा हुआ, एक परत लगी हुई है नीम की, तो उस यूरिया को क्या हुआ, एक तो धीरे धीरे घुलने देती है, एक तो क्या होता है जैसे आपने देखो साबुन को कभी पानी में अपन ने छोड़ा तो वो फट घुल जाती है, खत्म हो गई।
और ये क्या होता है, कई बार उस साबुन के पास में खासतौर पर नीचे एक पॉलीथीन लगा देते हैं थोड़ी सी, तो वो गलती तो है लेकिन धीरे धीरे गलती है। तो नीम कोटेड यूरिया के अंदर यही है। फिर एक आजकल आ रहा है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, उस यूरिया का खंड छोटा कर दिया, नो। नॉर्मल जो यूरिया देखते हैं वो सॉलिड होता है, ये नैनो यूरिया क्या है, ये लिक्विड है। एक आधे किलो की बोतल के अंदर ही 5 बोरी नैनो यूरिया की समाई हुई है, मतलब यूरिया की समाई हुई है आधा लीटर की बोतल के अंदर ही, वो नैनो यूरिया। ठीक है ना। तो ये सब ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप से संबंधित है। क्या क्या, एक अपन ने देखा नीम कोटेड यूरिया, ठीक है ना, दूसरा अपन ने देखा नैनो यूरिया ये, और माइक्रो इरिगेशन तो है ही। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर अपन को क्या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लिख देना है बस भैया। अभी आपने क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान मतलब नॉर्दर्न जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, वहाँ 2 क्रॉप फार्मूला चलता है। 2 क्रॉप क्या, या तो वीट चाहिए या राइस, अपने वीट चाहिए या राइस चाहिए, ये 2 क्रॉप फार्मूला है। इससे आगे आके सोचना, समझ रहे हो आप। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ चलाओ वीट 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 वीट, थोड़ा सा मेरठ की तरफ इधर चल जाओ यूपी, राइस 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 राइस। तो इस 2 क्रॉप फार्मूला को तोड़ो और आगे बढ़ो, इसके लिए आया है बागवानी मिशन। फिर देखते हैं ये RKVY DPR कंपोनेंट। DPR, एक सेकंड रुको, इसकी एक DPR है अपने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR है ना, डिटेल्ड मतलब जो अपन सारा काम किया है इसके सारा जैसे मूल्यांकन हो निष्पक्ष तरीके से, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। फिर लास्ट है एसिलरेटेड फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर स्टार्टअप जैसे बन रहे हैं, जैसे क्या, जैसे अभी अपन ने देखा था ऊपर देखा था कलेक्शन एंड पैकेजिंग के अंदर, ठीक है। फिर कई स्टार्टअप आ रहे हैं, जैसे ये मैकेनाइज छोटी छोटी मशीनें नहीं बना के दे रहे हैं वो, तो उनके लिए अपन क्या फंड देंगे, एसिलेटेड फंड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए। तो ये किस स्कीम से जुड़ा हुआ है, अपन जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक अपन बोलते हैं ना स्टार्टअप इंडिया, और दूसरा स्टैंड अप इंडिया, पढ़ते हैं अपन, नहीं पढ़े। तो स्टार्टअप इंडिया ये वही है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, और स्टैंड अप इंडिया क्या है, जो कमजोर तबका है, जैसे अपन जैसे देखते हैं SC ST माइनॉरिटीज, वुमेन, स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग जन हैं, तो वो अगर इंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो उनको जो पैसे चाहिए वो हम देंगे, तो वह स्टैंड अप, मतलब कमजोर तबका खड़ा होएगा, ये स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप वो कोई नवाचार कोई लेके आ रहा था उसको बढ़ावा देंगे, इसको बोलते हैं एंजल फंड। ये एंजल फंड्स, ANGEL, एंजल इन्वेस्टर होता है, एंजल फंड होता है। एंजल क्या होता है, एंजल अपन जैसे बोलते हैं जो देवता के रूप में आपके पास आया, मदद करी है आपकी, ठीक है। तो पैसे, मैंने नया स्टार्टअप बनाया, पैसे कोई नहीं दे रहा था, तो ये बोलते हो यार वो देवता के भगवान के रूप में मेरे सामने आया, उसने मेरी मदद करी, तो ये इसलिए बोलते हैं एंजल फंड। कोई पैसे नहीं दे रहा था, मुझे पैसे चाहिए थे, तो इसने आके पैसे दिए, तो मेरे लिए भगवान समाने, बोलते हैं ना अपन एंजल, तो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, एंजल फंड, एंजल इन्वेस्टर, ऐसे ANGEL, एंजल, समझ गए। तो ये अपने था सारा किसमें, जो अपने देखा राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन, ठीक है। तो अब देखो कृषि का विकास करना है, तो अगर अपन 2 क्रॉप फार्मूले से आगे नहीं निकलेंगे तो होगा नहीं विकास, और ये सब 2 क्रॉप फार्मूले से आगे निकलने वाली कहानी है। मैं आप जैसे आए तो क्या लिखना है, 7 में आया, 19 के अंदर रीब्रांडिंग हुई, रफ्तार याद नाम रख लो, और रफ्तार मिशन के तहत क्या, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की बात है, उनको उत्थान करने की बात है। क्या क्या आया, सॉइल हेल्थ, रेनफेड मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। देखो ये 3 तो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं इसके अंदर, एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट वाली, ठीक है, परंपरागत कृषि, और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो खेत हरा स्वच्छ धरा खेत हरा, ये तो इसका है सॉइल का, स्वच्छ धरा खेत हरा, स्वच्छ तो होगी धरा धरती, और खेत होगा हरा, ये सॉइल मैनेजमेंट का खेत हरा, स्वच्छ धरा खेत हरा, 3 तो ये अलग से स्कीम है। फिर रेनफेड एरिया और एग्रो फॉरेस्ट्री, बारिश पेड़, परंपरागत से होगी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हार्वेस्टर, कंबाइनर, अपन ने जैसे देखा ही। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर हॉर्टिकल्चर मिशन लिख लो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। और फिर ये RKVY DPR डिटेल, और एक्सीलेटर, ये स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, ये इसके अंदर, ठीक है। ये अपने था किसमें, अपन ने देखा कृषि विकास योजना। नेक्स्ट अब ये छोटे छोटे हैं थोड़ा, किसान कलेवा योजना क्या है, आपने फसल उगा ली, अब मैं बेचने जा रहा हूँ मंडी में, लेकिन पता चला सर वहाँ ना कोई रहने की सुविधा है,
ना कोई सुबह नहाने धोने फ्रेश होने की सुविधा है, ना कोई नाश्ते की व्यवस्था है। तो इसी के लिए वहाँ लाई गई किसान कलेवा। क्या किसानों को मंडी प्रांगण में भोजन दिया जाएगा 5 रुपए के अंदर। जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना देखते हैं, उसके अपन 8 रुपए के अंदर मिलती है शहरों के अंदर जो है, ठीक है, 22 रुपए का उसमें अनुदान मिलता है अन्नपूर्णा रसोई योजना। यहाँ किसान आए, अपन गए, अब मंडी में गए 2-3 दिन रुकना ही पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि अभी आप जैसे देख रहे हो वो अपने झालावाड़ के अंदर जैसे जो हो रहा है, बारिश हुई तो वो लहसन बह रहा है पूरा भवानी मंडी के अंदर, जैसे अपन देख रहे हैं आ रहा है न्यूज़ के अंदर, तो ये देख लो आप। ऐसा नहीं है जाती फसल बिक जाए, रुकना पड़ेगा। तो वहाँ किसान अन्नदाता भूखा सोए, नहीं नहीं नहीं, तो क्या है किसान कलेवा। कलेवा मतलब होता है खाना खिलाना। फिर नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। तो अभी तीनों ही स्कीमें ये मंडियों से संबंधित है, किसान कलेवा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। तो ज्योतिबा फुले और इनकी धर्मपत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना। तो महात्मा ज्योतिबा फुले अपन जैसे देखते हैं महाराष्ट्र, पुणे, नासिक से काम किया है, छुआछूत के अगेंस्ट में बात थी सारा वो। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें क्या है देखो, अनुगप्तधारी मंडी श्रमिक, अनुगप्ति का मतलब होता है जो लाइसेंस्ड मंडी श्रमिक है, जिनको जो वहाँ पे कृषि उपज मंडी बोर्ड होता है उसने लाइसेंस दे रखा है कि आप मंडी श्रमिक के रूप में काम करोगे। जैसे क्या, बोरियां उतारना है ट्रक में से, बोरियां लोड करनी है, ऐसे सारा। तो वो सारा स्टेशन पर जैसे अपन कुल्ली देखते हैं तो उनको लाइसेंस मिला होता है रेड ड्रेस में, ऐसे ही है वो पे। तो सिर्फ ये पहले तो आपको लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं अपन जाए और काम कर लेना, पहले लाइसेंस मंडी श्रमिकों के लिए है। क्या क्या सुविधा है साहब देखो। अब देखो पहले इसमें आप जैसे एक चीज नोट करो, इधर देखो, पहले देखो ये 50,000 यहाँ आ रहा है, खुद के विवाह पे, बेटी के विवाह पे 50,000 मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो 50,000 है, फिर ये नीचे है कि ये 20,000 है, ठीक है। तो पहले तो 3 रकम पढ़ लो, 50-50, मैक्सिमम रकम कितनी है इसके अंदर, 50,000 है, ठीक है। अब देखो क्या है, महिला श्रमिक स्वयं के विवाह पर 50,000 रुपये मिलेंगे, है ना, मतलब लाइसेंस्ड महिला श्रमिक है। महिला श्रमिक को 2 प्रसूति के ऊपर 45 दिन की मजदूरी का समतुल्य सहायता, है ना, 2 प्रेगनेंसी, ठीक है, उसको 45 दिन की मजदूरी, 45 दिन 1.5 महीने के लगभग, ठीक है ना। अकुशल श्रमिक के रूप में जो लेबर वेजेज हैं वो, पुरुष श्रमिक को 15 दिन का ये मिलेगा, क्या 15 दिन की छुट्टी नहीं है, 15 दिन की मजदूरी। मजदूरी कौन से श्रमिक की, अकुशल। 3 तरह के श्रमिक देखते हैं, अकुशल, कुशल और उच्च कुशल। ये पुत्री के विवाह, मतलब पुत्री के विवाह पे कितने, 50,000 रुपये। कितनी पुत्रियों पे, 2 पुत्रियों पे। कितनी प्रसूतियों के ऊपर अपना पता ना, कितनी डिलीवरीज, 2 डिलीवरीज। कितनी पुत्रियों के विवाह, 2 पुत्र नहीं पुत्री। छात्रवृत्ति क्या, मेधावी छात्र अगर हैं बच्चे तो उनको 60% से ज़्यादा अंक आने के ऊपर स्कॉलरशिप दी जाएगी। चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी में 20,000 रुपये, समझ गए। तो अपन देखा मैक्सिमम सहायता 50,000, वो क्या, या तो खुद के विवाह पर या पुत्री के विवाह पर। संतान का विवाह नहीं वर्ड लिखा है, पुत्री के विवाह, पुत्र नहीं है, 50,000 रुपये है ना, ऐसे। और 60% जैसे ज़्यादा अंक आए मेधावी छात्र में तो उसमें। तो ये थी अपने कौन से, महात्मा ज्योतिबा फुले क्या, मंडी श्रमिक। तो पहले मंडी श्रमिक, आप पहचान आपकी मंडी श्रमिक के रूप में होनी चाहिए। वो पहचान बनेगी कैसे, जब आपका लाइसेंस आएगा पहले, ये चीज़। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले। तुम देखो महात्मा ज्योतिबा फुले ये मेल थे, नाम से आपको लग रहा है ज्योति यार फीमेल होंगी, नो, ज्योतिबा फुले है ना। और ये इनकी वाइफ है सावित्रीबाई फुले। कल था इनका बर्थडे, गया हुआ जो कल है, आज 3 होगी, 4 होगी, 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती। तो सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। अब देखो इसमें नाम आ रहा है, देखो महिला कृषक सशक्तिकरण। तो अपन जैसे देखते हैं महिला कृषक, अब इसमें श्रमिक तो वो मंडी तो आया नहीं, इसमें क्या है, महिला कृषक। तो ये क्या है, जैसे कोई महिला कृषक है, ठीक है, उसने अपने फसल उगाई, अब फसल उगाने के बाद उसने बेचा प्रांगण में आके मंडी के अंदर। अब मंडी में बेचने के बाद अपना जितना भी पेमेंट अगर वो ऑनलाइन लेती है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी, महिला कृषक के सशक्तिकरण। उसमें 2 वर्ड है तो कोई इंपॉर्टेंट, एक तो महिला कृषक, कौन सा कृषक नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, महिला कृषक लिखा हुआ है, और उसका सशक्तिकरण 2018 से लागू की। क्या है देखो, महिला किसानों आ गया ना, महिला कृषक, महिला किसानों को उनकी उत्पादित फसल की बिक्री में सक्रिय भागीदारी, बिक्री करने आई हूँ अब मंडी में, कि उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर, ताकि मंडियों में अधिक से अधिक संख्या में कौन, किसान नहीं, महिला किसान, मतलब महिलाएं भी अपने उत्पाद बेच सके।
मंडी समिति में महिला कृषक द्वारा विक्रय के बाद ई भुगतान प्राप्त करने पर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ई भुगतान कैसे प्रोत्साहित कर रहे हो आप, अगर वो ई भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है कितनी, अगर ई भुगतान 50,000 रुपए से अधिक है तो महिला किसान को 500 रुपए, और ई भुगतान 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उसको सीधी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे समझ लो, तो वही है, देखो मैं महिला किसान गए बेचने, और अगर टोटल बिल आपका 50,000 बना और वो आपने ई मतलब यूपीआई से या इलेक्ट्रॉनिक आपने फंड ट्रांसफर कराया, अपने अकाउंट में से कैश नहीं लिया, तो 50,000 रुपए के ऊपर कितनी राशि, प्रोत्साहन राशि 500 रुपए, और 1 लाख रुपए से अधिक है तो 1,000 रुपये। देखो उसमें लिखा हुआ है 1 लाख रुपए से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि प्रति 1 लाख पे 1,000 मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल बना 5 लाख का और अपन ने ऑनलाइन लिया तो कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, 1,000। ऐसा नहीं कि पर 1 लाख पे 1,000, तो 5 लाख के तो 5,000 की लो, समझ लो। 1 लाख 1.5 लाख की मैंने सब्जी फसल वहाँ बेची, कितनी प्रोत्साहन मिलेगी, 1,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, 50,000 रुपये से अधिक, अगर मैंने 45,000 की बेची तो कुछ नहीं मिला, 60,000 की बेची तो कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 500 रुपये। वर्ड को पढ़ो, देखो 50,000 रुपये से अधिक, 45,000 की बेची ई भुगतान लिया कोई मतलब ही नहीं हो, 60,000 की बेची तो 500 रुपये, 1.5 लाख की बेची तो सर मिल जाएंगे 1,000, 5 लाख की बेची तो भी 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये से ज़्यादा होने पर। तो इन वर्ड्स को पकड़ो थोड़ा सा। तो ये स्कीम थी कौन सी, सावित्रीबाई फुले, महिला, भाई महिला ही थी ना, मैं बता रहा हूँ, पत्नी, तो पत्नी तो अपनी हित की बात करेगी तो वो महिला के समय। ई भुगतान सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ई भुगतान, इसका जो माइक्रो वर्ड है ना वो ई भुगतान ही, महिला वगैरह तो सब निकल के आ रही है नाम से ही, ई भुगतान नहीं निकल के आ रहा। तो 50,000 ऊपर अपने देखा था 50,000, ज्योतिबा फुले के अंदर देखो आया था 50,000, यहाँ भी आ रहा है ना 50,000, लिंक करो ना, 50,000 तो दोनों के अंदर है, लेकिन वहां सर क्या था, विवाह पे था, खुद का या पुत्री पे, समझ रहे हो। और यहाँ क्या है, यहाँ 50,000 का भुगतान ज्यादा, 50,000 से ज्यादा लेते हैं, समझ गए। तो ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। अब देखो इसमें क्या नाम, जैसे नाम दो ना, ये सावित्रीबाई आ रहा है, तो जैसे अपन बाई जैसे वर्ड पढ़ते हैं, जोधा बाई, तो बाई जो फीमेल के अंदर आता है ये वर्ड, समझो। तो ज्योतिबा फुले मेल एंड सावित्रीबाई फुले इज जोधाबाई। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कृषक उपहार योजना। ये उपहार योजना क्या है, जैसे अपन देखते हैं ई नाम, इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज पूरा चलता है, इलेक्ट्रॉनिक चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर से अपन जैसे देखते हैं, ऐसे ही है नाम। पोर्टल पर बिक्री करने, भाई पोर्टल है मैंने बताया, वेबसाइट है, जैसे आज अपन को शेयर खरीदने हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट में जाओ, आप पोर्टल खोलो अपने बीएससी का, ठीक है, उसमें आप जैसे देखो सेंसेक्स जो ऊपर नीचे हो रहा है उस हिसाब से शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, बीएससी सेंसेक्स बताया 30/1869। तो इसमें देखो क्या है, इनाम प्रति 10,000 की राशि पर एक कूपन, मतलब एक कूपन है ना, एक कूपन मिलेगा, उस कूपन के हिसाब से अपन को जो भी उसमें प्रोत्साहन राशि वो अपन को मिलेगा। तो ये ई नाम पोर्टल जो है 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ, ठीक है, मोदी 2.0 में, और काफ़ी उसमें चर्चा में आया, लेकिन जिस एक उत्साह से इसको लॉन्च किया गया था वो अभी अपेक्षित परिणाम आए ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन उसमें देखेंगे कि एपीएमसी होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी है ना, इसने बहुत ज़्यादा, जैसे ये न्यूज़ में भी बहुत रहा करता था, इस वजह भी आया था एपीएमसी, इसको जो है ख़त्म करोगे आप, तो ये स्टेट्स ने किया नहीं है। एपीएमसी बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, जिसके तहत जो ये कृषि उपज मंडियाँ बनती है ना, मंडियाँ इसी के तहत बनती है। तो इस कानून में ये था कि एपीएमसी कानून के अंदर संशोधन होएगा, ये किया नहीं। और कृषि अपन जैसे देखते हैं राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों ने मना कर दिया था, नहीं करेंगे ये, तो मंडियाँ खत्म होनी थी और ये आना था ई नाम इसकी जगह, जिससे किसान कहीं बेच सके। आज क्या, किसान पहले मजबूर होता है बेचने के लिए मंडी में भाव नहीं मिलते, फिर वो ओपन मार्केट में बेचता है। तो ये एपीएमसी कानून बांधे रखे किसानों को। तो कई राज्यों ने तो एपीएमसी कानून में संशोधन कर दिया था जब बीजेपी गवर्नमेंट उस समय थी, लेकिन उस समय अपने यहाँ जब आया लागू हुआ तो 2018 से 23 अपने अशोक गहलोत का टेन्योर था, अशोक गहलोत 3.0 8 से 3 नहीं किया था अपने एपीएमसी में संशोधन। बहुत आया था, यूपीएससी में खूब आया क्वेश्चन, अपने आरएस में पूछा गया था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग। कृषि विपणन बोर्ड जितने भी बनते हैं ना, कृषि उपज मंडियां जितनी बनी हुई है एपीएमसी एक्ट के तहत बनती है, ठीक है।
तो ऐसे करके ये था अपना कृषि उपहार योजना। उपहार देंगे आपको, अपना आपको कूपन देंगे प्रति 10,000 की बिक्री के ऊपर, तो उसमें जो राशि रहेगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये कृषि उपहार ई नाम पोर्टल। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कृषि व्यवसाय एग्रीकल्चर बिजनेस व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना एग्री एक्सपोर्ट। क्या है? कृषि विपणन बोर्ड, ये वही जो मैं बता रहा था ना आपको, एपीएमसी एक्ट के तहत बने हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। 12 दिसंबर 2019 को लागू की गई, जब मोदी जीत गए थे ना, अप्रैल मई के अंदर चुनाव हुए, जुलाई के अंदर रिजल्ट आया, फिर आते ही ये घोषणा हुई है। ठीक है, रफ्तार वाली पहले थी चुनाव से पहले, ये इलेक्शन के बाद है। समूह आधारित कृषि, ये देखो इसमें ये समूह पे गोला लगाओ, और इसी को बोलते हैं अपन कोऑपरेटिव फार्मिंग। कौन सी? कोऑपरेटिव, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। फेल हो गया अपने इंडिया में, है ना, लेकिन इसके तहत ये था कि बढ़ावा देंगे। कृषि संगठनों की सहभागिता, है ना, कृषि संगठन होते हैं अपने किसानों के जो लेबर ट्रेड यूनियंस बनी हुई है वो। फिर क्या? मूल्य संवर्धन श्रृंखला, इसे इंपॉर्टेंट करो, वैल्यू एडेड चेन बोलते हैं। एग्रो फूड पार्क्स बनाना उसके तहत, और रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क्स बनाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मूल्य संवर्धन श्रृंखला ना, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड चेन, VAC। इसके अंदर क्या होता है? जैसे मैंने मशरूम उगाया, अभी मैं जाके जैसे प्याज की बात रख रहा हूँ आपने, मई जून में आया सर 2 रुपये किलो, अब मैं इसको स्टोरेज कर लूँ, ठीक है सर, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू के अंदर एडिशन होएगा। यही प्याज में बाद में जाके बेचूंगा तो सर ये 200 रुपये किलो बिकेगा, इसकी वैल्यू में ऐड हुआ ना। लेकिन अब मेरे को इसको सर स्टोर रखना है, तो स्टोर रखने के लिए क्या, ये एग्रो फूड, वहाँ भी मैंने लिखाया था देखो फूड पार्क्स, वर्ड लिखाया था मैंने, फिर उसके आगे एम और लगाया था मेगा फूड पार्क्स ऐसे। तो रिको ने आज 4 फूड पार्क्स बनाए अपने, और मतलब इसमें आप जैसे देखो सबसे पहले जोधपुर में बोरनाडा, ठीक है, क्योंकि जैसे CM नगरी जोधपुर पहले, दूसरा अपन रणपुर देखते हैं कोटा के अंदर, तीसरा है उद्योग विहार श्रीगंगानगर मेन एग्रीकल्चर जोन, और चौथा है अलवर के अंदर। ये चारों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एग्रो फूड पार्क्स कितने हैं पहले तो मुझे बताओ, पहले तो बनाए किसने, पहले तो ये बताओ। रिको ने बनाए, अभी रिको की भी कहानी देखेंगे नीचे। दूसरा टोटल है कितने, टोटल हो गए 4, तो 4 दिशाएं 4 मान लो, ठीक है ना, चारों दिशाओं के अंदर, लेकिन 2 पश्चिम के अंदर ही है अपने भाई। 4 दिशाओं में अपन यूँ मान लिया हर दिशा के अंदर एक है। उत्तर के अंदर अपन देख लें श्रीगंगानगर, पश्चिम के अंदर अपन देख लें ये अपने बोरनाडा जोधपुर, दक्षिण में अपन देख लें क्या, कौन सा दक्षिण में, रणपुर कोटा, पूरब में अपन देख लें तो क्या, तो हो गए 4 दिशाओं में एक एक। जिधर जिधर फसल आ रही है उधर उधर जो नज़दीक पड़ेगा मेरे, वहाँ मैं स्टोर कर लूँगा। ठीक है, बोरनाडा, दिस इज बोरनाडा, दिस इज रणपुर, अलवर और श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर उद्योग विहार श्रीगंगानगर, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर आ जाता है मेगा फूड पार्क। देखो ये तो थे एग्रो फूड पार्क, और ये आ गया मेगा, कैपेसिटी ज़्यादा तो लग गया मेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मथानिया जोधपुर, वही मिर्च वाला। दूसरा अपन देख रहे हैं अजमेर रूपनगढ़, और तीसरा बीकानेर। तो इसमें अपन जैसे भाई दिशा लगाएंगे तो दिशा में बैठेगा नहीं, क्योंकि तीनों पश्चिमी के अंदर ही है ये। तो जोधपुर, बीकानेर और अपने अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये मथानिया जोधपुर याद रह जाएगा, रूपनगढ़ किशनगढ़ रूपनगढ़ अजमेर याद रहेगा, और ये बीकानेर अपने है तीनों। ठीक है ना, उसमें रूपनगढ़ अपने अनूपगढ़ वाला कोई अपन को उसके अंदर नहीं फंसना है, चक्कर के अंदर अब है भी नहीं जिला वैसे भी ऐसे। ठीक है, तो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। मेगा फूड पार्क कितने, कम है, 3 है। एग्रो फूड पार्क कितने, छोटे हैं तो ज़्यादा है। तो मेगा के अंदर क्या लगता है, कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। छोटे 4 हैं, बड़े 3 हैं। हाँ, बनाए तीनों रिको ने, ये भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है देखो, रिको जैसे फूड पार्क चाहिए तो चाहिए जमीन, तो जिसमें भी जमीन आ जाती है ना बीच में, उसमें रिको आ जाएगा बीच में। रिको ही देता है एक्वायर करके जमीन, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ERCP वगैरह जो ये तो है, इसके लिए तो आपने देता है कोलोनाइजेशन विभाग है, उपनिवेशन विभाग। और उद्योगों के लिए अगर आपको जमीन चाहिए तो वो रिको लेके देगा, तो कृषि को उद्योग। ठीक है, फिर इसमें क्या है, प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद, मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप सीधा सा वर्ड जो यूज है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर, बायो उत्पाद अपन बना रहे हैं। वो जैसे मैं बताया मशरूम, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, रेस्पिरेशन कम कर दो उसका, वो चीज़। पूंजीगत लागत पर अनुदान,
है ना। पूंजीगत लागत, देखो पूंजीगत लागत क्या होती है, पूंजीगत लागत इसमें मैं नहीं समझा रहा, लेकिन आगे कहीं कहीं ये चीज़ है। पूंजीगत लागत का मतलब ये होता है कि अपन कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं, उसकी लाइफ जो है ना वो 10 साल से ज़्यादा है। अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बना रही है, कोई कृषि थोड़ी चलेगी यार 10 साल से ज़्यादा कोई उत्पाद। कोई जैसे अपने बिल्डिंग बनाई, अभी जैसे मेगा फूड पार्क अपने बनाए, फूड पार्क बनाए 4, मेगा फूड पार्क 3 बनाए, तो ऐसी कोई एग्रीकल्चर संरचना बनाना जिसकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, उनको अपन बोलते हैं पूंजीगत लागत। फूड पार्क फ्री में थोड़ी बन जाएगा, पैसे लग रहे हैं ना, तो उनमें जो पैसे लग रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पूंजीगत लागत। इसको अपन बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। 10 साल से ज़्यादा लाइफ हो उसके, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है जिसमें, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, इसको अपन ने खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5,000 रुपये का आया, तो 5,000 लाइफ 10 साल से ज़्यादा है, तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब लेकिन जैसे अगर ये पेन है, ये पेन मैंने खरीदा 50 रुपये का आया, अब इसकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या, ये वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है। डे टू डे के जो खर्चे चलेंगे वो वर्किंग कैपिटल, 10 साल से ज़्यादा जिसकी लाइफ होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई जैसे मान लो आज जैसे मैं आज प्याज का भंडारण कोई बनाता है, जैसे मान लो अपन देखते हैं SC/ST वर्ग में बनाते हैं तो उनको 100% अनुदान दिया जाता है, ठीक है। संगठन मतलब जैसे बताया एग्रीकल्चर यूनियंस होती हैं, वो बनाती, मिलके बना रहे तो 75% अनुदान है, अन्य को 50% का अनुदान है पूंजीगत लागत पर। वो ना बिल्डिंग बना रहे, खुद का बनाते हैं सर भंडार हाउस, SC/ST 100% अनुदान सरकार की तरफ से, संगठनों को 75 और अन्य को ये। फिर सुविधाएं मिलती है टर्म लोन की। टर्म लोन क्या है कि जैसे नॉर्मल लोन जो देखते हैं उसमें हर महीने अपन को EMI है, टर्म में क्या EMI बांध ली जाती है कि हर 3 महीने से, हर 6 महीने से इतना आप पैसा एक साथ जमा करा दें, ये टर्म लोन होता है। बिजली खर्च अनुदान 1 रुपये प्रति किलोवाट बिजली का बिल में रियायत। विपणन केंद्र, अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, मैंने सब्जी उगाई लेकिन 300 किलोमीटर से दूर ज़्यादा मेरे को जाके बेचना पड़ रहा है, तो उस पर सरकार वो अनुदान देगी। अब मैंने आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि चारों दिशाओं के अंदर 4 है, वो इसीलिए है कि भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े उसको, जिधर बिक रहा है तो वो एग्रो फूड पार्क वहाँ जाके वो अपने बेच दे। अब जैसे मैं बताऊँ, अपने भवानी मंडी में हो रहा है, तो वो बचने के लिए कहाँ हमने एग्रो फूड पार्क बनाया अपन ने रणपुर कोटा के अंदर, ऐसे समझ। लेकिन फिर उसमें भी राजनीति बहुत काम करती है आगे, तो अपन किताबों में पढ़ रहे हैं, धरातल पर जब उतरते हैं तो चीज़ और ही कुछ देखने को मिलती है। खैर लेकिन जो भी 300 किलोमीटर ज़्यादा और 4 एग्रो फूड पार्क, 3 मेगा फूड पार्क, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, ठीक है। ये अपन ने देखा, क्या देखा अपन ने देखा था, अब देखो पढ़ा क्या था अपने, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, एग्री प्रोसेसिंग, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन। कृषि का व्यवसाय मैं कर रहा हूँ लेकिन सर मेरे को स्टोरेज करने के लिए कुछ नहीं, अरे घबरा मत, फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क तेरे पास है। सर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ प्याज, लेकिन कहाँ स्टोर करके रखूँ, एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, समझ रहे हो। अब आ रही नहीं चीज़ समझ में, 2019 से शुरू, ठीक है। ये फिर अपन जैसे रिको का जैसे देखा है, तो रिको की कहानी वैसे उद्योग के अंदर और आएगी लंबी चौड़ी। पहले तो फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट, ये तो आर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, आर मतलब सॉरी ES नहीं, राजस्थान स्टेट, आर से तो राजस्थान स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल, आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आई, फिर डबल आई जो है ना, एक आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक आई है इन्वेस्टमेंट, और फिर कॉर्पोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज है एंड कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब क्या था देखो, 1969 के अंदर जब ये रिको का गठन हुआ ना, तो जो इंस्टीट्यूशन था उस समय था ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RMIDC, देख रहे हो आप, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल, आई से तो था इंडस्ट्रियल, एम से था मिनरल, ये इसकी स्थापना हुई 1969 के अंदर, ठीक है। फिर जब 1980 आया तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा था ना भाई, उद्योग भी तेरे पास ही थे और मिनरल डेवलपमेंट भी तुम्हारे पास ही था, 80 के अंदर अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। उद्योगों के लिए तो आई लिखो और आई के नीचे लिखो रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और मिनरल्स के लिए अपन ने कर दिया, इधर एम लिखो, इधर एम लिखो, एम लिखो, और एम के नीचे अपन क्या लिख देंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल्स, फिर वो माइंस एंड मिनरल्स हो गया, समझ लो। तो 96 देखो, अब इसको यूं बनाना है ऐसे ट्राइंगल, ये अपना ट्री, सबसे ऊपर 1969 का RSIMDC, IM के अंदर क्या आ गया, इंडस्ट्री और मिनरल दोनों था, तो लोड ज़्यादा था, तो 69, फिर 80 के अंदर अपन ने तोड़ दिया,
इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ये बन गया और मिनरल्स के लिए ये बन गया। तो ये याद ध्यान रखो इसके अंदर कहने बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि रिको का गठन कब हुआ, है ना। अब उसके अंदर दोनों ऑप्शन के अंदर 69 और 80। तो आप जैसे देख रहे हो कि भाई 80 से पहले तो वर्ड ही सीन में नहीं था रिको, था क्या सीन में, बताओ मेरे को वर्ड। तो 69 और 80 दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर क्या होता है 80, ठीक है ना। और अगर 80 ऑप्शन में ही नहीं है तो आंसर क्या होगा 69 भाई, क्योंकि 80 से पहले तो रिको शब्द ही नहीं था सर अस्तित्व में। 80 से पहले तो जो अपन पढ़ते हैं वो तो RSIMDC पढ़ते हैं, IM इंडस्ट्री एंड मिनरल, ये क्वेश्चन है ऐसा। तो उसमें क्या था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया रिको और उसकी जो ऑप्शन में दोनों 69 और 80 और उसने आंसर की बताई थी 69 और उसमें डिलीट हुआ क्वेश्चन वो, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो रिको को तो अस्तित्व, रिको वर्ड ही नहीं है 80 से पहले, रिको तो सीन में ही सर इसी के अंदर आएगा 1980 के अंदर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ सारा, अब इसको आप पढ़ोगे ना तो यही है 69 के अंदर ये RSIMDC दोनों एक साथ, I और IM ध्यान रखो भाई, आगे RS और DC तो वो तो बकर है फालतू, IM इंडस्ट्री एंड मिनरल। 80 के अंदर अलग अलग आ गए, इंडस्ट्रीज के लिए रिको आ गया, मिनरल्स के लिए IM आ गया 80, समझ गए। और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप जैसे देखो क्या है, इट इज़ एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी था ना, भूमि लेनी है, मेगा फूड पार्क बनाना है, तो कौन देगा ऐसे। तो मेगा फूड पार्क इसलिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, फूड पार्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऐसे। अब राइजिंग राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा दारोमदार है, जैसे आप राइजिंग राजस्थान पढ़ना, ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था BIP, फिर उसके साथ कौन, और आज जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदारी है, जो जितने भी MOUs हुए हैं उनको अमल में अंदर लेके आना है, वो कौन कर रहा है, वो रिको काम कर रहा है, समझ गए। तो ये अपन ने पढ़ा था क्या रिको के बारे में, रिको सीन में आया कैसे, जब अपन ने पढ़ा कृषि प्रसंस्करण। देखो कृषि में 3 वर्ड आ रहे हैं, पहले तो कृषि का प्रसंस्करण, फिर दूसरा आ रहा है कृषि का व्यवसाय, और तीसरा आ रहा है कृषि निर्यात प्रोत्साहन। ये योजना बहुत डायनेमिक फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है सरकार की, ठीक है। रिको आ गया, फिर अपन पढ़ते हैं कृषक कल्याण कोष। तो ये देखो कृषक कल्याण कोष क्या है, इसमें आप जैसे लिख लो भाई कृषक के कल्याण के लिए पैसे दिए जाएंगे ना, दिए जाएंगे। तो स्कीम लॉन्च हो चुकी थी PM किसान, किसान सम्मान निधि। ये किसान है ना, किसान जैसे अब कुसुम बना था ना अभी, तो KI से तो है किसान, KISAN, और ये SAN जो है ना ये है ऐसे तो है सम्मान, ऐसे तो है सम्मान किसान सम्मान, और N जो है ना ये है निधि, फंड मिलेगा ना। तो किसान सम्मान निधि बनाई गई थी, वही 6000 जो है ना सालाना, मतलब 2-2 हज़ार की 3 किस्त, 3-3 हज़ार की 2 किस्त नहीं है, टुकड़ों में दो, धीरे धीरे एक साथ देंगे तो उड़ा देगा किसान, टुकड़ों में दो। तो क्या है 3000 की 2 किस्तें हैं, 2000 की 3 किस्तें हैं, 2000 की 3 किस्तें, टुकड़ों में दो ना यार, लोड सरकार में भी लोड कम आएगा और वो भी फिर धीरे धीरे खर्च करेगा आपने। वो 8000 रुपये करने का प्रावधान था, अभी तक बिजनेस किया नहीं। अच्छा है ना। तो PM किसान योजना बस अपने जो केंद्र सरकार की तरफ से वो 6000 रुपये देना, ठीक। ये मैं ढूंढा, वो मिला नहीं, मेरे को शेयर करना, देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके PM किसान योजना 6000 रुपये सालाना, 2000 की 3 किस्त। और अब इसमें जो पैसे आ रहे हैं ना, पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे अपन दर्पण में अपने पढ़ा 19वीं 18वीं किस्त, 19वीं किस्त ऐसे, तो वो पैसे आते हैं वो किससे आ रहे हैं, वो ये फंड बना हुआ है, इस फंड से आ रहे हैं पैसे, ये इसलिए है ये, ठीक है। तो PM किसान योजना के लिए बनाया गया PM किसान फंड, PM किसान कृषक कल्याण फंड, कृषक कल्याण फंड बनाया गया PM किसान योजना के लिए। और किसान योजना क्या है, PM किसान सम्मान निधि जो है ये पैसे दिए जा रहे हैं। फिर अपन पढ़ते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है ना। कृषक साथी 2009 से है, इसमें 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है किसके, किसान या खेतिहर मजदूर की कौन सा कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय अगर मौत हो जाती है या अंगबन होता है तो 2000 रुपये मिलते हैं, या तो कृषि कार्य करते समय खेत में या मंडी प्रांगण में मृत्यु हो जाए या अंगभंग हो जाए तो कितनी राशि मिलेगी, 2 लाख रुपए।
जैसे क्या है, किसान है भाई, ट्रैक्टर से जैसे खेती कर रहा था, या थ्रेशर में, जैसे थ्रेशर में कई डेथ्स होती हैं, तो वो खेती कार्य कर रहा था ना, या तो किसान की, या कोई एक कृषि का मजदूर अपन लेके आए थे पकड़ने के लिए, पकड़ के लेके आए कि मदद कराएगा एक खेती के अंदर, जैसे दवाई छिड़क रहा था लेकिन उसके प्रभाव में आगे मृत्यु हो गई, तो कार्य कौन सा कर रहा हो, कृषि कार्य कर रहा हो, गैर कृषि कार्य में नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 लाख रुपए। अपन ने पढ़ा महात्मा ज्योतिबा फुले 50,000 रुपए, सावित्रीबाई फुले 50,000 रुपए, और फिर 1 लाख। राजीव गांधी कृषक साथी योजना कितनी, 1 लाख, है ना। तो देखो ये एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स को आप परेशान मत हो। वैसे देखो अपन 2 तरह की स्कीम्स पढ़ रहे हैं, एक तो वो पढ़ रहे हैं सर जिसके अंदर मुद्रा बीच के अंदर आ रही है, जैसे अभी मैंने 3 नाम लिए, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, ये राजीव गांधी। एक अपन वो पढ़ रहे हैं सर जिसके अंदर की विकास की बातें चल रही हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उसमें आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अभी कृषि के अपन ने 3 पढ़े, कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन, वो सब बातें क्या ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और ये मुद्रा की बात। तो ऐसे 2 तरह से इसे बांट के रखो तो अपने आप आपका रिविजन होएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, है ना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण। तो देखो अब इसमें आप 2 वर्ड ये देखो अपन ने पहले सूक्ष्म पढ़ा था, लेकिन उसमें सूक्ष्म कृषि पढ़ा था या सूक्ष्म खेती पढ़ा था। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, खाद आ रहा है, खाद्य पदार्थ, ईडेबल्स, ठीक है ना, ये वो खाद वो नहीं है यूरिया, ठीक है। तो सूक्ष्म माइक्रो फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, है ना। तो मतलब छोटे खाद्य उत्पादन छोटे छोटे बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रोत्साहन देना अपने को, उन्नयन। अब देखो क्या आ रहा है, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पहला तो वर्ड है असंगठित। अब देखो उसमें आप वर्ड्स पढ़ोगे ना तो अपने आप को समझ में आएगा, पापड़, आचार, मंगोड़ी, कैर, सांगरी, खिपोड़ी। तो ये जिस समय उगे उस समय आप कर लिया स्टोर, और फिर उनका प्रसंस्करण मतलब ढंग से स्टोर करना है, ऐसा नहीं कि खराब हो रहे हैं ये करना है, और फिर उनका आगे अपन जाके उनका प्रोत्साहन उनको देंगे निर्यात के लिए, ऐसे ऑनलाइन बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ऐसे जी, उनको प्रोत्साहन, लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट वो इसी से जुड़ा हुआ है, खासतौर पर अपने मारवाड़ बेल्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये। अब आप देख लो पहला वर्ड था असंगठित, कहने का मतलब गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर है। संगठित के अंदर तो वो आते हैं जो एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क से जुड़े हुए किसान हैं, ये है असंगठित, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, देखो ये नियम NAB है, ये क्या है, देखो नेशनल एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेटर देखो ये तो क्या है NIM, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके अंदर एक छोटा कंपोनेंट है NABI, ये है एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि अभी ये शैशव अवस्था के अंदर इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, इसको गाँव में कांच में रखा, तो वो इंक्यूबेटर यही है। अभी ये लखपति दीदी नहीं है, थोड़ा सा इनको सपोर्ट और चाहिए, फिर ये मजबूत हो जाएंगी, तो ये मदद नाभि के तहत मदद मिलती है इसको, नाभि नहीं है नाभि है, नेशनल एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेटर। तो ये जो नए नए बिजनेसमैन है ना लखपति दीदी, ठीक है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आगे आके जुड़े हैं, उनको माइक्रो खाद्य प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के तहत अपन उनको बढ़ावा दे रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 60-40, नोडल कौन है अपने, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, है ना, राजस्थान स्टेट है या रारा, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड। 5 साल के लिए अवधि 2020 से 25 एक्सटेंड कर देंगे। चुनौतियाँ क्या क्या, इसके अंदर कौशल विकास, कैसे ये करना है क्या करना है, लखपति दीदी धीरे धीरे आ रही है। कौशल विकास, तकनीकी पिछड़ापन, पुरानी तकनीक है, धूप में सुखा रहे हैं, कोई जैसे ओवंस के अंदर सुखाना और वो सब करना वो उनके पास नहीं है। स्वच्छता और गुणवत्ता है, अपन ने छत पे सुखा दी मंगोड़ी, फिर पशु पक्षी आके उसमें बीट कर गए धूल मिट्टी के अंदर, वो खराब हो गई, वो इशू बनता है इसके अंदर। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, कोई ऐसा मार्केटिंग नहीं है MDS के नाम से या बेचे कुछ, ऐसा नहीं, पूंजी की कमी है। इन सब चुनौतियों को मीट करने के लिए ये नाभि कॉन्सेप्ट नियम के तहत है, नेशनल एग्रो बिजनेस इंक्यूबेटर NABI, समझ गए। तो ये लखपति आया ना, जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये धीरे धीरे लखपति दीदी वाला, कि स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो है वो क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो ये वो सारी चुनौतियाँ क्या, कौशल, जैसे आप कॉमन सेंस से सोचो ना कि जैसे ठीक है मैं लखपति दीदी आज हूँ, ठीक है, तो मेरे क्या क्या दिक्कत आ रही है यार, टेक्नोलॉजी में सबसे पहले कौशल नहीं है, वो पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, वही एक किलो बनाया और उसको बेल रहे हैं, वो मैकेनाइज्ड नहीं है कि सीधा आटा रखें वो गुथ जाए और ऑटोमेटिक पापड़ बने, समझ लो। कौशल विकास नहीं है, तकनीक नहीं है, स्वच्छता की स्टैंडर्ड नहीं है, मार्केटिंग नहीं है और पैसे नहीं है।
अपने आप ट्विस्ट आ जाएगा। बस कॉमन सेंस से उसको सोचते जाओ कि मैं आज पापड़ बनाने बैठा तो मेरे को क्या क्या दिक्कत आ रही है, यार पहले तो हुनर नहीं है मेरे पास, कितना पानी मिलाऊं, क्या क्या मसाले मिलाऊं। वो चलो वो सब हुनर आ गया, फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर आ गया तो स्वच्छता का स्टैंडर्ड नहीं पता, कितना उसको डालना है, चीनी में मैं खाता हूँ वो डालूँ, नमक मैं खाता हूँ वो डालूँ, या बाजार के लिए डालना है वो डालूँ, उसमें पैसे नहीं है, मार्केटिंग नहीं, बेचेगा कौन इसको, वो नॉर्मल नाम से तो बिकेगा नहीं। मेरे घर के मैं भाई मैं बता दूँ, मेरे घर के नाम से मैं बेचूँ, हाँ भाई ठीक है फलानी डाड़ी के नाम से, बड़ा नाम से, ऐसा ठीक है ना, ये है अपना। लेकिन जुड़े हुए किससे हैं ये अपने, क्या पढ़ा अपन ने, खाद, सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण आया ना, मतलब माइक्रो फूड प्रोसेस्ड। पहले अपन ने पढ़ा था सूक्ष्म खेती, पर मोर ड्रॉप पर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, वो सब उसमें पढ़ाता है। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खाद माइक्रो फूड आ रहे हैं ना, मेगा फूड नहीं है, माइक्रो फूड ही है। पापड़ देख लो सारे छोटे छोटे आइटम है सारे, इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये तो जो बार बार वही चीज़ ध्यान रखो, कैसे तस्वीर बदलेगी, विकसित भारत कैसे होएगा, राजस्थानी कृषि में क्या अपन करें, तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, ये वो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, यू है ना, यही काम अपने करता है सरस डेयरी करता है। तो वही दूध आया, अब वो दूध को जैसे घी में बेच रहा है, पनीर में बेच रहा है कि नहीं है, श्रीखंड बेचते हैं, दूध दही पनीर सारा वो, तो वो मिल्क माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है सरस जो आज कर रहा है। ये एग्री फूड प्रोसेसिंग है, सूक्ष्म माइक्रो फूड, समझ गए। ऐसे आया था पत्रिका के अंदर था ये सांगरी और खिपोड़ी का मारवाड़ से अमेजोन पे बेच रहे हैं आज, एक्सपोर्ट होता है। ये जो खिपोली अपन जैसे देखते हैं तो नॉर्मल जैसे किसान में अपन सांगरी खिपोली, आप जैसे मार्केट में जाके एक बार इसके भाव पूछो, आप ये सूखी हुई खिपोली एक बार आप ऑनलाइन देखना इसके भाव क्या है, सांगरी और खिपोली आपको पता चलेगा, हजारों में, ठीक है। ये आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या सेगमेंट खत्म होता है, यहाँ पे जो अपन ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो देख रहे हैं ना, इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित बातें हैं जो वो अब नेक्स्ट चालू होगा यहाँ से संसाधन, जल संसाधन की जो बात आती वो आगे अपन देखते हैं। तो इसमें सारी सिंचाई वाली बातें आएंगी और इसी के अंदर अपना MPKC ERCP जो वो आएगा आगे, सारी चीज़ें चैप्टर कंपेरेटिवली बड़ा है।